आ रही होगी। अच्छा, इसमें अब आप सिंपल मोबाइल में मतलब क्या करते हो कि एप्लीकेशन जो है ज्वाइन करनी है, रन करनी है, जो भी करना है। एमुलेटर मोबाइल वाला तो सबसे आसान काम है, अगर किसी का दोनों में तरीके बता देता हूँ फिर हम आगे चलते हैं। एमुलेटर अगर करना है तो आप टॉप पे जाओगे, ये देखो आपको बहुत सारे बटन नज़र आ रहे हैं, खासकर ये क्लोज के नीचे यहाँ पे ये एक आपका मोबाइल वाला आइकन नज़र आ रहा है। ठीक है ना, इसके ऊपर सिंपल आपने क्लिक करना है। ये क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी। ठीक है, या एक अलग से विंडो बन के आ जाएगी। ठीक है, ये तो उसमें आपका कहीं ना कहीं पे लिखा होगा क्रिएट अ डिवाइस। आपने उस डिवाइस की क्रिएट डिवाइस के ऊपर सिंपल क्लिक करना होता है। जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह की स्क्रीन आती है। अब आपने इसमें से जो मर्जी ये सिलेक्ट कर लो, कोई रोक थाम नहीं है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पिक्सल 3 या पिक्सल 4 इनमें से कोई एक कर लो। लेकिन आप लोगों ने नहीं करना। उमर आप हो गए, आप हो गए, अनम आप हो गई, अगर ऐसी आप क्लास में हो आप होगी, क्योंकि आप लोगों का सिस्टम बहुत स्लो है, वो एमुलेटर को एक्सेप्ट नहीं करेगा, सिस्टम हैंग हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दस्तगीर का हो सकता है, राबिया आपका हो सकता है, इसके अलावा चलो जिसका भी है, जिसका सिस्टम थोड़ा फास्ट है उसमें हो सकता है। कम से कम सी ड्राइव में आपकी एमटी जो है 13 GB जगह होनी चाहिए। अब आपने यहाँ से एमुलेटर 4, पिक्सल 4 या पिक्सल 3, इन दोनों में से वैसे कोई भी कर सकते हो, लेकिन इन दोनों से मैं रिकमेंड ये करूँगा सिंपल ये सिलेक्ट करके आपने नेक्स्ट कर देना है। बाकी यहाँ पे जब आप आओगे तो आपको यहाँ पे एक लिस्ट शो होगी, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। अब इनमें से आपकी मर्जी जो मर्जी है सिलेक्ट कर लो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपने ये सबसे ऊपर वाला या ये जो आर लिखा हुआ है, ये इस वक्त स्टेबल वर्जन है, इस आर वाले को डाउनलोड करना है। इधर जैसे आप देखो ना, बाकी मैंने डाउनलोड नहीं किए तो उनके सामने डाउनलोड बटन बना हुआ है, तो इस आर के सामने भी डाउनलोड बटन होगा, आपने सिंपल इसके ऊपर ऐसे क्लिक करना है। तो ये कम से कम 1 GB की फाइल होगी, कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी। सिंपल एक्सेप्ट, एक्सेप्ट करने के बाद नेक्स्ट करेंगे, आपने यहाँ पे आप छोड़ देना है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड करेगा, उसके बाद जो करेगा वो खुद करेगा, मैं डाउनलोड नहीं कर रहा। जब ये डाउनलोड हो जाएगा आपका इसके पास ऐसे डाउनलोड बटन हट जाएगा। अब सिंपल आपने इसको बस नेक्स्ट कर देना है, यहाँ पे जो भी पूछता है नेक्स्ट कर देना है। जब आप ऐसे नेक्स्ट करोगे तो आप देखोगे आपके पास यहाँ पे एक मोबाइल बना हुआ आ रहा होगा। ठीक है, जैसा मेरे पास ये दो आ रहे हैं, आपके पास भी यहाँ पे एक आ जाएगा। और आप देखो इसने सी ड्राइव पे जगह कितनी ली हुई है, ये आप देख ही रही होगी, एक की 16 GB एक ने ली हुई है, एक ने 9.9 यानी कि 10 GB ली हुई है। तो पिक्सल 4 कर लो तो वो ज़रा थोड़ी सी कम जगह ले लेगा। तो ये आपका इस तरह से मोबाइल आ जाएगा। अब जब ये एमुलेटर आता है, अब आप देखो कि यहाँ पे टॉप पे जब आपने एप्लीकेशन को रन करना है, ये तो आपका आता है जस्ट एक मतलब आपको इसी एक्टिविटी का प्रीव्यू दिखा रहा है, बाकी वर्किंग एप्लीकेशन कर रही है या नहीं कर रही है कोई पता नहीं। वो जब आपका प्रॉपर एक हालत में आ जाएगा तो उसमें क्या होगा कि आपका ये टॉप पे, ये जो टॉप पे ही स्क्रीन बनी हुई है, ये देखो मेरा लिखा आ रहा है पिक्सल 3, ये पिक्सल 3 2 जो अभी की है, पिक्सल 4, जितनी भी आपकी डिवाइसेज होंगी यहाँ पे शो हो रही होंगी। आपने सिंपल इस प्ले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपका ये एमुलेटर जो हमने क्रिएट किया ये रन हो जाएगा, रन होने के बाद आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल होकर यहाँ पे आ जाएगी। अब अगर आपका एमुलेटर नहीं चल रहा, मोबाइल है, मोबाइल को कनेक्ट करना है तो क्या है, बड़ा इजी सा काम है, कोई मुश्किल नहीं है। सिंपल आप हर एक के पास पहली बात ये है कि एंड्रॉयड का फ़ोन होना चाहिए। एंड्रॉयड का फ़ोन होगा, आप उसकी सेटिंग में जाओगे, सेटिंग में जाके ठीक है गैलरी में, जैसे आप देखो एस ये दिखा देता हूँ आपको। जैसे आप देखो ये आपके पास एक मोबाइल है, कंपनी कोई भी हो सकती है। आप इसकी ऐसे जाके यहाँ पे एप्लीकेशन में जहाँ पे भी इसकी सेटिंग्स हैं उस सेटिंग्स में जाओगे। ठीक है, अब मैंने सेटिंग्स में क्लिक किया। अब वीवो है तो उसकी ज़रा सेटिंग यहाँ पे अलग होती है, सैमसंग है उसकी थोड़ी सी सेटिंग अलग नज़र आती है, इन्फिनिक्स है उसकी थोड़ी सी अलग नज़र आती है, लेकिन प्रोसेस सबका सेम है। आपने कहीं पे भी जाना है, थोड़ा सा एंड पे या दरमियान में किसी भी जगह पे आपका एक सिस्टम या अबाउट फ़ोन वाली एक ऑप्शन होती है, हर मोबाइल के अंदर सेटिंग्स के अंदर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब उसमें सेटिंग्स या अबाउट फ़ोन या जो भी है, बाज़ दफ़ा बाज़ मोबाइल कैसे होता है कि मोर की इधर एक ऑप्शन आती है, मोर पे जाते हो तो उसके अंदर ये ऑप्शन नज़र आती है, लेकिन ये ऑप्शन होगी लाजमी सिस्टम या अबाउट फ़ोन। आप इस पे जाओगे। अब ये मेरे पास तो एमुलेटर है ना, इसमें ज़रा ये काम और करेगा,
लेकिन आपके पास ज़रा और तरीके से आएगा। तो यहाँ पे आपका ये जो सॉफ्टवेयर अपडेट है ना, यहाँ पे आके आपका एक नीचे लिखा होगा अबाउट फ़ोन में सिस्टम वर्जन, बिल्ड वर्जन, कुछ इस तरह की उसमें चीज़ें लिखी होंगी। ये एमुलेटर है, एमुलेटर में ये चीज़ें नहीं नज़र आती। ठीक है, इसमें जैसे अब ये नज़र आ रहा है सारा, तो ऐसे मतलब फॉर एग्जांपल ये आपका अबाउट फ़ोन है। ठीक है, तो इस तरह का आपका नज़र आता है, उसमें IMI आपका होता है, आपका और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक जगह पे आपका कहीं ना कहीं पे लिखा होता है इस तरह का बिल्ड वर्जन, ये देखो एंड पे मेरा लिखा हुआ है, या बिल्ड नंबर। इसके ऊपर आपने 7 बार टच करना होता है। ये देखो मैंने 7 बार टच किया तो एक मुझे ऑप्शन नजर है, यू आर नाउ डेवलपर। ठीक है, ये दोबारा क्लिक करता हूँ, यू आर नाउ डेवलपर। ठीक है, जब ये यू आर नाउ डेवलपर आता है तो अब आप बैक चले जाओ। अब जब आप बैक जाओगे मेन सेटिंग्स में, तो देखोगे यहाँ पे एक नई ऑप्शन ऑन होगी जिसे कहते हैं डेवलपर ऑप्शंस। ठीक है, अब ये एमुलेटर है, इसमें पता नहीं आई है या नहीं आई। तो इधर इसी सेटिंग्स के अंदर डेवलपर ऑप्शंस आई होगी, वैसे सर्च कर लेते हैं। इसमें नहीं आई क्योंकि ये एमुलेटर है, एमुलेटर तो वैसे ही एक डेवलपर पे चल रहा होता है। तो इस आपके मोबाइल के अंदर एक डेवलपर ऑप्शन आएगा, आपने उसको ओपन करना है। उसके अंदर जब ओपन करोगे उसमें बहुत सारी ऑप्शंस होंगी, किसी ऑप्शन को नहीं छेड़ना। थोड़ा सा नीचे जाओगे, एक जगह जगह पे लिखा होता है USB डिबगिंग, वो ऑफ हुई होती है, उसको आपने ऑन कर देना बस। ऑन करके आप मोबाइल की डाटा केबल लगाओ, सिस्टम के साथ लगाओ, आपका मोबाइल यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा इस जगह पे। दैट्स इट। अब आप सिंपल यहाँ पे प्ले बटन पे ही क्लिक करोगे तो ये एप्लीकेशन कंपाइल होगी। कंपाइल होने का टाइम आपके सिस्टम पे डिपेंड करता है, 1 मिनट लगाता है या 5 मिनट लगाता है या 10 सेकंड लगाता है। तो जब वो कंपाइल होगी तो वही एप्लीकेशन इंस्टॉल होके आपके मोबाइल में चली जाएगी। बस ये प्रोसेस है आपका एमुलेटर का। अनम आप एक बार ट्राई कर लेना, अगर हुआ तो ठीक, ना हुआ तो मुझे बताना, मैं करवा दूंगा। बाकियों का मेरा ख्याल है मैंने सबका करा लिया या उन्होंने खुद कर लिया है। तो अगर किसी का नहीं हुआ तो मुझसे पूछ लीजिएगा। वैसे अभी मैंने डिटेल से बता दिया है। इसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल आप फिर भी नहीं समझ सर में, मुझे भी इसकी नीड होगी सर। जी जी सबको नीड होगी। अगर आपको ज़रूरत फॉर एग्जांपल अभी भी समझ नहीं आई तो बड़ा आसान है, यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे सिंपल इतना लिखो सर्च में, फॉर एग्जांपल इन्फिनिक्स का मोबाइल आपने इतना लिख लो, हाउ टू टर्न ऑन डेवलपर ऑप्शंस ऑन इन्फिनिक्स, हाउ टू टर्न ऑन डेवलपर ऑप्शंस ऑन सैमसंग, हाउ टू टर्न ऑन वीवो डेवलपर। आप ये लिखोगे तो आपको कोई हज़ारों के हिसाब से वीडियो मिलेंगी, वीडियो देख के उसके फॉलो करके आप डेवलपर ऑप्शन ऑन कर लो। फिर उसके बाद सिंपल केबल लगानी है और लैपटॉप के साथ या PC के साथ लगानी है, तो आप देखोगे तो यहाँ पे आपका वो मोबाइल आ रहा होगा जो भी उसका नाम लिखा होगा। तो दैट्स इट। अब हम चलते हैं इस चीज़ के अंदर प्रॉपर। तो मैंने आपको पिछली बार मतलब ये था कि हमने ये फ्रंट एंड बना लिया, मज़ीद डिटेल मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप लोगों को नहीं समझ आई तो वीडियो देख लेना। अब हम इसमें आगे चलते हैं। पिछली बार हमने फ्रंट एंड को बैक एंड के साथ कनेक्ट कर लिया था। मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज़ है कनेक्ट करने के लिए टॉप पे आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, वो हमने कर लिया, सारा कुछ कर लिया। फ्रंट एंड को बैक एंड के साथ जितने भी आपके बटन, एडिट, टेक्स्ट, सारा कुछ है, हमने इन सब को कनेक्ट करा लिया। हम यहाँ पे पहुँच गए थे कि इस फील्ड के अंदर मैंने आपको कहा था कि जब भी हमारा मतलब ये एप्लीकेशन है, जो भी चीज़ है ये रन हो, उस वक्त हमें ये पहले चेक करे कि जी कोई फील्ड एम्प्टी तो नहीं है, या कुछ और चीज़ें इस तरह की हमने कही थी कि वो चेक कराने के लिए। अब इसमें पता नहीं कितनी सी इंस्टॉल हुई है, मुझे नहीं पता, शायद ये है। तो अब देखो फिलहाल मैंने जस्ट जो टेस्ट लगाया था, अगर आप देखो तो मैंने दो के ऊपर लगाया था। एक ये ऊपर जो नेम है आप लोगों का, ठीक है, एक ये जो सिटी वाला फील्ड है। तो इन दो को अगर ये एम्प्टी होंगे तो ये चेक करता था कि भाई पहले इधर नाम लिखो या जो भी डाटा लिखना है लिखो। आज मैं कहता हूँ कि आप जितने भी हमारे फील्ड अगर सबको कराना है तो सिंपल बस एक बार हमने कोड लिखा, इसी को कॉपी पेस्ट कर लो, ये पेस्ट किया, सिंपल आपने ये नेम चेंज करने हैं। जस्ट आप लोगों को पहले दिन बताया, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि इससे हो क्या रहा है। अब चाहे एक फील्ड है या 1,000 फील्ड है, सब पे वो सेम प्रोसेस होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि नेम को एम्प्टी चेक कराना है तो उसका कोई और कोड होगा, सिटी को एम्प्टी चेक कराना है उसका कोई और कोड होगा, एड्रेस का कराना है तो उसका कोई और कोड होगा। कोई कोड नहीं है, सेम कोड है सबका, सिर्फ ये रेफरेंस चेंज हो रहे हैं हमारे वेरिएबल के। अब देखो ये एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल, पासवर्ड मैंने कहीं पे भी अभी यूज़ नहीं किए, तो वो इनको ग्रे कर रखा और नीचे दे भी रहा है वेरिएबल एड्रेस इज़ नॉट यूज्ड। तो मैं अब यूज़ कर लेता हूँ। मैं यहाँ से कहता हूँ कि अगर एड्रेस भी एम्प्टी है, ठीक है, तो अब तुम एरर दे दो किस पे, ET एड्रेस पे।
ठीक है, इसी तरीके से मैंने नीचे ये फ़ोन, पासवर्ड, ईमेल जितने हैं सबको हम कर लेते हैं। तो ये हमारा फ़ोन आ गया, ईटी फ़ोन आ गया। तो अब आप, अच्छा इसका मेरा ख्याल है मैंने कोई और नाम रखा हुआ है, क्या है, ईटी कॉन्टैक्ट है। अब हमारे पास ये जितने भी फील्ड्स होंगे, मतलब अगर इसको मैं अगर कंपाइल करता हूँ, तो पहले वो सिर्फ इन नेम और सिटी को चेक कर रहा था, लेकिन अब वो नेम को भी चेक करेगा, वो सिटी को भी चेक करेगा, फ़ोन को भी चेक करेगा, हर चीज़ को चेक करेगा। जितने भी आपके फील्ड्स हैं उन सब को वो चेक करेगा कि ये एम्प्टी है या नहीं है। ठीक है। अब आप इसमें एक चीज़ और भी लगा सकते हो, ईटी पासवर्ड। अब ये आ गया। वैसे तुक्का ठीक ही लगता है कि मैंने 6 बार कॉपी किया है, जितनी बार एग्जैक्ट उतनी बार ही हुआ है। तो अब अगर आप देखो, मैं इस एप्लीकेशन को, जब आप कोई चीज़ बना लेते हो थोड़ी बहुत, अब आपने उसको चेक करना है। तो पहली बार आप क्लिक करोगे, रन जब एप्लीकेशन नहीं होगी, तो यहाँ पे जस्ट प्ले का बटन होगा। ठीक है। जब वो एप्लीकेशन रन हुई हुई होगी, ये देखो ना, अब ये रन है ना आपके एमुलेटर में, तो अब यहाँ पे वो प्ले का बटन गायब हो गया। आप परेशान नहीं होना कि अब मैंने कि इस पे क्लिक करना है, अब आपने इस पे क्लिक करना होता है, अप्लाई चेंजेस एंड रीस्टार्ट। इस पे या इस पे, दोनों जिस पे मर्जी है कर दो, लेकिन मैं इस पे कहूँगा कि आप ए वाले पे करो। सिंपल इस पे आपने क्लिक करना है, छोड़ देना है। ये नीचे होती है प्रोसेसिंग। बाहर स्टूडेंट बड़े उतावले हो जाते हैं कि हमारा तो रिजल्ट ही नहीं शो हो रहा। तो ये देखो नीचे ये प्रोसेसिंग हो रही है, जब तक ये प्रोसेसिंग होती रहेगी आपका सिस्टम या जो भी चीज़ है वो वर्क नहीं करेगी। अब देखो ये कितनी देर प्रोसेस करती है, ये आपके सिस्टम पे डिपेंड है। खैर, जो हमने बनाया वो चेंजेस अप्लाई हो गई। अब देखो नेम को उसने चेक किया, मैंने कोई डमी सा नेम लिख दिया। अब मैं अगर इस पे क्लिक करता हूँ, मतलब बटन के ऊपर, तो ये कहेगा कि सिटी को भी चेक करो, ये भी आपका एम्प्टी है, इसको भी लिखो। मैंने ये डमी डाटा लिख दिया। अब वो कहेगा कि भाई ईमेल को भी चेक करो। अब देखो मैंने नहीं लिखा, चलो लिख देता हूँ फिलहाल, आप क्लिक जो हो गए। अब चलो फ़ोन नंबर नहीं लिखा हुआ, मैं सेव पे क्लिक करता हूँ, देखो वो कह रहा है कि फ़ोन नंबर भी लिखो। ठीक है। तो फ़ोन नंबर, अब देखो ये हमारे पास, मैंने एम डमी सा फ़ोन नंबर लिख दिया। अब नीचे हमारे पास ईमेल है, ईमेल भी मैंने डमी सी ऐसे ही लिख दी। मतलब अब जितने भी हैं, अब देखो ईमेल की टाइप मैंने वो इनपुट नंबर किया हुआ था, तो यहाँ पे अब देखो वो ईमेल वाला नहीं बल्कि नंबर वाला फील्ड आ रहा है। ठीक है। तो ये हमारा कहाँ से चेंज होता है, ये भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि ये देखो ये इनपुट टाइप नंबर लिखी हुई है। तो यहाँ पे आप लिखोगे ईमेल, या आप टेक्स्ट लिख दो या जो मर्जी है लिख दो। ठीक है ना। अब आपका इसी तरीके से इसको मैं अप्लाई चेंजेस करता हूँ, तो देखो अब ये जो यहाँ पे इस पे क्लिक करने से ये कीबोर्ड ओपन हो रहा था 1 2 3 वाला, अब आपका ये ओपन होगा ABC वाला, एक प्रॉपर कीबोर्ड। ठीक है। तब तक, जब तक चेंजेस अप्लाई होती हैं, मैं पासवर्ड पे अगर जाता हूँ, तो आपका देखोगे कि पासवर्ड भी आपका वो अगर एम्प्टी होगा तो वो उसका भी कहेगा कि भाई पहले पासवर्ड भी एंटर करो। ये देखो, क्योंकि मैंने अब सब के ऊपर मैंने ये कंडीशन लगा दी है। ठीक है ना। अब ईमेल पे मैं आता हूँ, वो देखो मैंने अप्लाई चेंजेस की ना, तो आपका वो आप कीबोर्ड दूसरा आ रहा है। तो ये आपके सारे फील्ड चेक हो गए हैं। अब एक चीज़ जस्ट इसलिए बता रहा हूँ कि दस्तगीर आपने 2 3 बार ये क्वेश्चन किया था क्लासेस में कि अगर हमने लेंथ चेक करनी है तो कैसे होती है, या ये चीज़ें। तो अब देखो मैं चाहता हूँ, हमेशा याद रखना, आप सब लोगों का जो डेटा बेस है वो फायर बेस है, और आपके प्रोजेक्ट का शायद SQL लाइट है। तो अब आप फायर बेस में जब भी आप साइन जी अप बिल्कुल। कराते हो किसी यूज़र से, तो उसमें ये ज़रूरी होता है कि उसके पासवर्ड की लेंथ कम से कम 6 कैरेक्टर्स होने चाहिए, कम से कम। ठीक है। तो मैं यहाँ पे अब ये भी कंडीशन लगाता हूँ, मैं ऐसे कहता हूँ कि भाई लेंथ भी चेक करो। अभी देखो फिलहाल वो कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ वो चेक कर रहा है कि ये एम्प्टी है या नहीं, बस। बाकी वो इसको चेक नहीं कर रहा कि ये लेंथ कितनी है। ये देखो, मैंने कहा था ना, जब कोई भी फील्ड एम्प्टी नहीं हो तो तुम ये पॉपअप मैसेज शो करा दो। उसने देखो प्रोसेस कर दिया, उसने शो करा दिया। लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं भाई, पासवर्ड ज़रा इतना, पासवर्ड भी चेक करो कि पासवर्ड पे कितना लेंथ है। तो जब आप एक ही चीज़ के अंदर, आप इसी एक ही इफ कंडीशन के अंदर, या तो ये है कि आप ऐसे दोबारा इफ एल्स कॉपी करो, या नीचे पासवर्ड यहाँ पे आप लिख दो कि डॉट लेंथ। ठीक है ना, लेंथ आपकी होती है, इसको लेंथ बोला जाता है। अब इसमें लेंथ आपने बतानी है कि हाँ भाई इसकी लेंथ कितनी है। ठीक है। तो वो आपने लेंथ जो है ET पास डॉट लेंथ, ठीक है, ये आप नीचे वाले का रेफरेंस दोगे, इक्वल आर लेस देन, अब जितनी चेक करनी है, लेस देन 6। ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या है कि 6 से कम हुई तो ये एरर दे दो। इक्वल, मैं लिखता हूँ इक्वल 10 या 5। अब वो कहे सिर्फ जब 2 के बराबर
आपकी ये लेंथ होगी तो फिर वो एरर शो कराएगा। ये आपकी मर्जी है कि आप कितनी कंडीशन देना चाहते हो। मैं ऐसे कहता हूँ कि लेस देन 6, कि अगर 6 करेक्टर से कम हो तो तुम ये एरर शो कराओ क्या, कि प्लीज इंटर मिनिमम 6 करेक्टर्स। अब मैं इसको अप्लाई चेंजेस करता हूँ। अच्छा, अब जब अप्लाई चेंजेस आएंगी आपकी, ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है कि अब देखो मैंने पासवर्ड यहाँ पे लिखता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा जो है 3 करेक्टर मैं लिख देता हूँ। जस्ट 3 लिखे हैं। मैंने अब सेव बटन के ऊपर क्लिक किया तो देखो कह रहा है कि प्लीज़ इंटर मिनिमम 6 करेक्टर्स। 6 से ज़्यादा बेशक लिखो, ऐसे कोई मसला नहीं है, लेकिन वो कहता है कि कम से कम 6। अब देखो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, पासवर्ड आपका जो मर्जी हो, मैं तो वैसे 1 2 3 लिख रहा हूँ, रटा नहीं लगा लेना। देखो मैंने सेव किया, अब 6 से ज़्यादा है तो उसने अगला एक्शन परफॉर्म कर दिया। तो ये आपकी कंडीशंस होती हैं जिसके मुताबिक आप चलते हो। अब आती है आपकी ईमेल की वैलिडेशन। आपने ईमेल का भी पूछा था कि ईमेल को कैसे वेरीफाई कराते हैं। तो ईमेल के लिए एक बहुत लंबा चौड़ा कोड होता है वेरीफाई कराने के लिए। मैं वो लिखूंगा नहीं क्योंकि टाइम बहुत लग जाएगा। मैं जस्ट किसी एक जगह पे शायद मैंने लिखा हुआ है तो वहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, तो आपको बताता हूँ। अब वैसे आपको ये कोड इंटरनेट पे भी अगर आप सर्च करो तो आपको लिखा लिखाया मिल जाएगा। आप जस्ट वहाँ से कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट कर दो, आपका वो चल जाएगा। ठीक है ना। लेकिन बात यही है कि आपका, अब पता नहीं मैंने लिखा कहाँ है, इतने प्रोजेक्ट हैं। चलो एक मैं देखता हूँ, एक दो में अगर मिल गया तो ठीक है, ना मिला तो गोली मारो। तो आपका अब उसमें ईमेल वैलिडेट करा सकते हो, और जितनी भी चीज़ें हैं आपने अगर वैलिडेट करानी है तो आप हर चीज़ उसमें करा सकते हो। ये आपकी मर्ज़ी कि आप किसको कैसे ले रहे हो। क्या पता नहीं इसमें इतनी एक्टिविटीज़ हैं, उसमें उस एक्टिविटी का नाम क्या होगा ये भी कोई नहीं पता। साइन अप। तो अब आप देखो इसमें शायद होगा मैंने इसको कराया होगा, नहीं कराया। ढूंढना पड़ेगा यार, छोड़ो आप, टाइम लग जाएगा फिर। तो आपका वैसे वो कोड जितना भी है ना आपका, मेरे ख्याल है इसमें होगा। तो आप इस तरीके से मतलब अपने कोड को, ये तो आपकी कंडीशंस आ जाती हैं। अब आपका असल चीज़ आती है कि डेटाबेस के साथ ये जाके डाटा कैसे कनेक्ट होगा, कि ये डाटा जितना भी है मैं आपके फायर बेस में जाके कनेक्ट कर दूँ, वो कैसे होगा। तो यही आज की हमारी असल क्लास है कि उसमें हमने ये एक्शन कैसे परफॉर्म करना है। ये देखो इसके अंदर आपके प्रोजेक्ट के अंदर भी ना सेम यही वाली चीज़ें लगी हैं। ये ईमेल का वो कोड है वेरीफाई कराने का। ये आप रिजिक्स लिखते होते हो, ठीक है, इसे रिजिक्स बोला जाता है। तो आप सिंपल इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो। ये दस्तगीर जस्ट आपके लिए बता रहा हूँ, ये पेस्ट की। अब हमने सिंपल यहाँ पे ये लिखना होता है, जहाँ पे ईमेल है ना, ये ईमेल है। अब इसी के अंदर लिख दो या नीचे न्यू लिख दो, आप इसके अंदर भी लिख सकते हो। मैं से कहता हूँ इफ ईमेल, ठीक है, यानी कि हमारी अगर ईमेल मैच नहीं करती। अब आपके अपना प्रोजेक्ट भी देखो, उसमें भी सेम यही चीज़ें आपकी लिखी हुई हैं एज इट, ठीक है ना। तो ये नहीं है कि उसमें कुछ और इसमें कुछ और है, यही कुछ आपका पैटर्न यूज है। मैं ऐसे कहता हूँ कि नॉट, ये नॉट, ये एक्सप्लेनेशन साइन का मतलब ये होता है, ये जो लगा हुआ है इसे नॉट बोला जाता है। मैं ऐसे कह रहा हूँ कि अगर ईमेल जो है मैच नहीं कर रहा, किससे, मैचेस, ये जो ऊपर आपने स्ट्रिंग लिखा है, कि स्ट्रिंग का नाम देखो मैंने क्या लिखा है वेरिएबल का, EXPN पता नहीं क्या। तो यही वाला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि EXPN। तो अब मैं यहाँ पे एरर दे देता हूँ कि प्लीज एंटर वैलिड ईमेल। अभी देखो ना, पहले तो वो चेक नहीं कर रहा था कि वो वैलिड है या नहीं है, वो बस चेक कर रहा था कि एम्प्टी है या नहीं। जब एम्प्टी थी तो एरर देता था नहीं एम्प्टी, तो कहता है कि बस ठीक है जो मर्जी है लिखा है मुझे क्या। लेकिन अब वो कहेगा कि भाई आप ये एरर भी लिखो, ये जो आपका एरर है या जो भी चीज़ है इसको भी ज़रा सेट करो, ठीक है ना। मतलब आपकी ईमेल सही नहीं है, आप अपनी ईमेल प्रॉपर लिखो। तो अब ये चीज़ें आपकी इस तरीके से आगे चलती हैं। भाई ये चेंजेस अप्लाई होती हैं तो फिर हम, ये आ गया। अब देखो ईमेल गलत लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने सेव पे क्लिक किया, ये देखो वो एरर दे रहा है कि प्लीज़ इंटर अ वैलिड ईमेल। तो वैलिड ईमेल का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर एट द रेट का साइन भी होना चाहिए, ऐसे आगे लास्ट डॉट भी होना चाहिए, और आखिर पे उसकी एक्सटेंशन भी होनी चाहिए, .com .pk .uk जो भी है।
तो अब देखो मैंने प्रॉपर लिखा, सही है या गलत है ये अलग बात है, उसको इसके साथ कोई तलब नहीं है कि ईमेल एड्रेस ये सही है या गलत। वो ये देख रहा है कि ईमेल फॉर्मेट सही होना चाहिए। मैंने सेव पे क्लिक किया तो आपका देखो वो एक्शन परफॉर्म हो गया। ठीक है, ये आपकी चीज़ें हैं। अब हम डेटाबेस के साथ जाते हैं कि डेटाबेस के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं। तो ये सारे का सारा कोड मैं कर देता हूँ कमेंट। तो कमेंट मतलब कि इसकी हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं। अब हमारे पास चीज़ें क्या है, हमारे पास इसमें मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं। पहले तो हम डेटाबेस को इसके साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना, बल्कि डिलीट कर देते हैं इस कोड को, थोड़ा सा कोड छोटा हो जाएगा। ये डिलीट हो गया। अब डेटाबेस फायरबेस जो आपका है वो पहले तो इस एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट होगा। अगर आप पहली बार कर रहे हो, कुछ लोगों ने रटा लगाया होता है, वो रटा क्या है, आप ऊपर जाओ टॉप पे विंडोज़ में, सॉरी इस हेल्प में, ठीक है, हेल्प में भी नहीं, यहाँ पे मैं गलत कर रहा हूँ, ये आप टूल्स में जाओगे, ठीक है, ये आपका फायरबेस या फायरबेस को कनेक्ट कराने के लिए। अब ये इसके लिए होता है, ये जो तरीका है, जब पहली बार आप कर रहे हो, आपकी आईडी, एक तो ये कि आपने यहाँ पे साइन इन भी होना चाहिए एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर। ये साइन इन, ये आप इसके ऊपर क्लिक करते हो, यहाँ से गूगल से साइन इन करते हो, ठीक है, तो वो आपका होना चाहिए। अब आप अगर नहीं भी होता तब भी खैर चल जाएगा। अब यहाँ से आपने सेलेक्ट करना होता है कि यहाँ पे नीचे जाओ ना, आपने देखना होता है, ये बहुत सारी ऑप्शंस आ रही हैं, तो आपने इस अथेंटिकेशन को और ये रियल टाइम डाटाबेस को, इन दो चीज़ों को करना होता है। ठीक है, सिंपल, आप यहाँ पे इसको एक्सपेंड करो, गेट स्टार्टेड करो, ये कनेक्ट टू फायरबेस, इसके ऊपर क्लिक करो। वो थोड़ी देर कोई काम करता रहेगा, थोड़ी देर बाद वो हो सकता है आपकी एक नई वेबसाइट ओपन कर दे, वहाँ पे जाए, कुछ आपसे पासवर्ड ईमेल वगैरह मांगे, वो आपने इंटर करना है, उसके बाद वो रीडायरेक्ट होकर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे लिखा आ रहा होगा कनेक्टेड टू फायरबेस। ठीक है, एक आपकी ये होता है ऐड रियल टाइम डिपेंडेंसी, आपने यहाँ पे क्लिक करना होता है। अब मैं क्यों नहीं कर रहा, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, तो आपका वो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन ये तरीका ज़रा कुछ हद तक कहीं कहीं काम करता है, बाज़ दफ़ा ये काम नहीं करता। उसकी वजह ये है कि अगर आपने ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है, तो उस वक्त ये आपका ज़रा काम नहीं करेगा। अब आपका अगर करना है तो असल तरीका क्या है कि आप गूगल क्रोम या कोई भी ब्राउज़र ओपन करोगे, ये आपका फायरबेस का प्रॉपर जो तरीका है मैं आपको बता रहा हूँ। आपने वेबसाइट ओपन करनी है जिसका नाम है firebase.com, ठीक है, या सिर्फ फायरबेस लिख लो, वो खुद ही आपको सजेशन दे देगा। वैसे firebase.google.com है, वो आपको यहाँ पे सर्च के अंदर पहली या दूसरी या तीसरी वेबसाइट होगी, वो देगा ये आपकी है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ये वेबसाइट मतलब ओपन करनी है। जब आपने ओपन की तो आपने गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है। अब आप गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करोगे, ये वैसे आप लोगों का हुआ पड़ा है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए क्योंकि ये बार दफ़ा पूछ लेते हैं। आपके पास यहाँ पे आके अगर तो आपने लॉगिन किया हुआ है पहले से, तो फिर वो डायरेक्ट इधर आ जाएगा, नहीं किया हुआ तो वो आपको कहेगा कि अपना साइन इन करो, पहले ईमेल और पासवर्ड लिखो। जब ईमेल और पासवर्ड आप लिखोगे, उसके बाद वो डायरेक्ट होकर यहाँ पे आ जाएगा। अब जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं, अगर पहले से एडेड है, वो यहाँ पे लिस्ट आ रही होगी, लेकिन पहली बार आप कर रहे हो तो आपका कुछ भी नहीं होगा। आपने सिंपल इस पे क्लिक करना होता है ऐड प्रोजेक्ट के ऊपर। ऐड प्रोजेक्ट के ऊपर जब आपने क्लिक किया, आपके पास यहाँ पे वो आपसे पूछेगा कि भाई प्रोजेक्ट का नाम लिखो, आप क्या नाम देना चाहते हो, आपकी मर्जी, जो मर्जी है नाम दे दो। ठीक है, मैं वैसे से कहता हूँ टेस्ट प्रोजेक्ट, जो दिल है नाम लिख दो। टेस्ट प्रोजेक्ट लिखा, लिखने के बाद आपने किया कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद जस्ट इसको चेक करना है तो कर लो, नहीं तो छोड़ दो। फिर आपने कंटिन्यू पे क्लिक किया, यहाँ से वो अकाउंट कहता है जो मर्जी सेलेक्ट कर लो, ठीक है ना। अगर वहाँ पे डिफ़ॉल्ट कोई ना कोई आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक कर दो। तो जस्ट क्रिएट प्रोजेक्ट, अब इस तरह से थोड़ी देर प्रोसेसिंग करेगा, ठीक है। प्रोसेसिंग के बाद आपका यहाँ पे लिखा होगा कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो प्रॉपर जो है कनेक्ट हो चुका है। कनेक्ट मतलब कि वो वाला प्रोजेक्ट नहीं जो आपका एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड स्टूडियो आपका वाला प्रोजेक्ट अभी तक कनेक्ट नहीं हुआ। अभी ये आपने इनकी वेबसाइट के ऊपर अपना एक स्पेस क्रिएट की है, ठीक है ना, लिंक कह लो क्रिएट किया है ये। अब कंटिन्यू किया, जब कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास वो इस तरह से एक स्क्रीन आएगी नई वाली,
ये अब आपने एंड्रॉयड की एप्लीकेशन कनेक्ट करनी है, तो यहाँ पे आप इस एंड्रॉयड आइकन पे क्लिक करोगे। जब इसके ऊपर क्लिक करोगे तो अब वो आपसे पूछेगा, वैसे पहली बार बताने में इतना टाइम लगता है, वैसे ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट का ये काम है। यहाँ पे वो देखो आपको कह रहा है कि एप्लीकेशन पैकेज नेम लिखो, तो वो साथ में ऊपर आपको बता भी रहा है कि फलां जगह से आपको ये मिलेगा। ठीक है, अब एप्लीकेशन नेम लिखने के लिए आप अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में आओगे। ये आपका एंड्रॉयड स्टूडियो है, कोई भी आप बैकएंड की एक एक्टिविटी ओपन कर लो, कोई भी। ठीक है, जब आप कोई भी ओपन करोगे, बैकएंड की मतलब ये जावा फोल्डर के अंदर की बात कर रहा हूँ, कोई भी एक एक्टिविटी ओपन करोगे, इसके टॉप पे पहली लाइन ही ये लिखी होती है। ये आपने कॉम से लेके आगे जो भी पैकेज है ये आपने कॉपी करना है, पैकेज को नहीं छेड़ना, जस्ट इतना ऐसा कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, वापस अपनी गूगल की वेबसाइट पे आ जाना है और यहाँ पे वो पैकेज नेम पेस्ट कर देना है। इस नेम के आगे पीछे ऐसे करके कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब आप नीचे वो आपसे पूछ रहे हैं कि इस एप्लीकेशन का नाम लिखो। जो आपकी एप्लीकेशन का नाम है वो लिख दो, या जो मर्जी है लिख दो, वैसे भी ये ऑप्शनल है, लिखो या ना लिखो मसला कोई नहीं। तो मैं लिख देता हूँ कि माई एंड्रॉयड एप्लीकेशन, आप जो मर्जी है लिख दो। ये नीचे वाला हिस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट रजिस्टर पे क्लिक करो। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपने थोड़ी देर ये प्रोसेस करेगा, कोई 5 10 20 सेकंड। उसके बाद आपका ये इस तरह की एक फ़ाइल आ जाती है। ठीक है, ये डाउनलोड गूगल सर्विसेज फाइल, आपने इसको करना है डाउनलोड। टोटल 2 या 4 KB की ये फाइल होती है। ये देखो आपकी ये डाउनलोड होके डाउनलोड फोल्डर्स में चली जाएगी। आपने करना है फिर अब नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट किया तो आपके पास ये ऑप्शंस आ जाएंगी। ये अब आपको बता रहा है कि फलां फलां जगह पे ये कोड ऐड करो। ठीक है, मतलब ये कोड, ये मैं आपको बता देता हूँ कहाँ कहाँ पे करना है, इसको छोड़ दो फिलहाल। तो आपने बस किया नेक्स्ट, समझो कहोगी कंटिन्यू टू कंसोल, अभी फाइल मैंने प्रोजेक्ट में ऐड नहीं की। ये आपका एप्लीकेशन जो है एक लिहाज से इसमें अभी कनेक्ट हो गई, लेकिन कनेक्ट वो होगी कि वो जब छोटी सी जो फाइल डाउनलोड हुई वो भी अभी हमने अपने प्रोजेक्ट में ऐड करना है। अब आपने करना है क्या है, आपने इस तरीके से आपके पास स्क्रीन आएगी ऐसे, बिल्ड के ऊपर क्लिक करना है, अथेंटिकेशन में जाना है। आपके पास सबसे पहले ये बात आ रही होगी गेट स्टार्टेड। ठीक है, ये उसलिए कि अगर आपने अथेंटिकेशन को कनेक्ट कराना है, ठीक है, नहीं तो अगर सिर्फ डेटाबेस चाहिए तो रियल टाइम डेटाबेस में जाओगे। तो इसमें जाके आपने ये पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसे आप कहते हो ईमेल एंड पासवर्ड। इसको क्लिक किया मैंने तो ये ऑप्शन आ गया, आपने ये पहला चेक करना है, बस नीचे वाले को छोड़ दो। ये इसको इनेबल करके आपने कर दिया सेव, दैट्स इट। अब आप वापस आ जाओ अपने रियल टाइम डेटाबेस में इस तीसरे वाली ऑप्शन में। वैसे ये स्टेप आपको फिर बता रहा हूँ, जो मैं अभी ये 5 10 मिनट लगा रहा हूँ इसके ऊपर, ये आप लोगों में से किसी को भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सब लोगों का मैंने खुद किया है। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए अगर आपने कोई नया प्रोजेक्ट इसमें ऐड करवाना है तो आप कर सकते हो। वैसे इस पर अगर इतना कोई नहीं ज़रूरत आप लोगों को परेशान होने की कि पता नहीं है क्या क्या चीज़ है, मैंने खुद आप लोगों को करके दिया हुआ हर एक बंदे का। तो किसी का अगर रहता है तो मुझे बताइएगा, मैं करा दूंगा, नहीं तो ट्राई खुद कर लेना। अच्छा, अब आपने रियल टाइम डेटाबेस पे आए, क्रिएट डेटाबेस किया, जस्ट जो भी लिखा है छोड़ दो, नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद ये आपने स्टार्ट इन टेस्ट मोड ये करके सेलेक्ट करके इनेबल कर देना है। जब इनेबल करोगे तो अब आपका ये जो फायर बेस वाला सेटअप है ये आपका अब 100% कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ आपको चाहिए कि आपका ये जो इधर जो भी प्रोसेस होगा, ये आपकी एप्लीकेशन में जो भी डाटा वो उठा के इधर ले आए, तो कनेक्ट कराने के लिए। ठीक है, तो अब आपने करना क्या है कि ये जो छोटी सी फाइल अभी डाउनलोड हुई है हमारी डाउनलोड फोल्डर्स में, उसके अंदर हम जाएंगे डाउनलोड फोल्डर में। ये फाइल हमारी है, इस फाइल को हम कॉपी करेंगे। ये देखो वो वीडियो जो थी वो डाउनलोड हो चुकी है, स्काइप वाली जो स्टार्टिंग में मैंने लगाई थी। अच्छा, अब आप देखो ये वाली फाइल हमने की कॉपी, पूरी फाइल कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद आप आते हो अपनी एप्लीकेशन में, इधर आके आपने टॉप पे ये क्लिक करना होता है एंड्रॉयड आइकन के ऊपर, और ये सिलेक्ट करना होता है प्रोजेक्ट। ये सिलेक्ट किया, ऐप फोल्डर को एक्सपेंड किया, इसमें आपकी एक फाइल पड़ी हो, अगर है पुरानी तो उसको डिलीट कर दो। पुरानी कौन सी फाइल, गूगल सर्विसेज वाली फाइल की बात कर रहा हूँ, लेकिन इसमें नहीं है। ये देखो किसी जगह पे इसमें वो फाइल नहीं है, तो मैं यहाँ पे आके ये फाइल पेस्ट कर देता हूँ। अब इसका नाम जो है आपका हमेशा याद रखना,
सिर्फ गूगल सर्विसेज होना चाहिए, बाकी कोई स्पेस नहीं, गूगल सर्विसेज डॉट जेसन ये नाम होना चाहिए। जब आप फर्स्ट टाइम पे डाउनलोड करोगे तो वही नाम आएगा। मेरे पास पहले से फाइलें डाउनलोड थी इसलिए उसने आगे 3 ऐड कर दिया। ये नाम आया, सिंपल आपने ओके कर दिया, बाकी किसी ऑप्शन को नहीं छेड़ना। ये आपकी फाइल होगी ऐड। अब आपने वापस इसको ये प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक किया, वापस इसको अपनी औकात में ले गए एंड्रॉयड के ऊपर। अब जो आपका अगला काम है, देखो आपकी ये जो डाटा है, ये आपका डाटा जाएगा इंटरनेट के थ्रू। क्योंकि ऑनलाइन डाटाबेस का ये फ़ायदा है कि आप चाहे मोबाइल आपका घर में पड़ा है या आप मोबाइल लेकर कहीं बाहर गए हुए हो, जिधर मर्जी हो आप, या सिस्टम से कर रहे हो, जिधर से भी कर रहे हो, चाहे जितने बंदे मर्जी है वो कर रहे हैं, सबका डाटा उस एप्लीकेशन के अंदर, ये जो सर्वर है आपका इस वक्त अमेरिका के सर्वर या जो भी नज़दीक तरीन हमारा सर्वर है उसके साथ ये कनेक्ट हो गया है, तो उधर जाके ये आपका डाटा सेव हो रहा होगा। इसलिए यहाँ से डाटा उधर भेजने के लिए हमें चाहिए होता है इंटरनेट। तो इंटरनेट सिर्फ मोबाइल में होना लाजमी नहीं, बल्कि एप्लीकेशन के अंदर एक्सेस देना भी लाजमी होता है। तो पहली क्लास में मैंने आप लोगों को ये बताया था, सबसे पहली क्लास में, कि मैनिफेस्ट फोल्डर के अंदर आप परमिशंस डालते हो। आज दोबारा से वो बता देता हूँ। आप ओपन करोगे मैनिफेस्ट, ये आपसे वाइवा के अंदर भी क्वेश्चन होता है अक्सर, 90% स्टूडेंट से ये क्वेश्चन होता है कि आप मुझे ये बताओ कि आपने अपनी इस एप्लीकेशन के परमिशन कौन कौन से डाले। अब ये 3-4 किस्म के क्वेश्चन है, ठीक है, कि आपने इस एप्लीकेशन में जी कौन कौन से परमिशन डाले, आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से हैं। दूसरी चीज़, ये आपसे पूछते हैं कि अच्छा आपने ये इस एप्लीकेशन में परमिशन डाले कहाँ पे डाले। या तीसरा क्वेश्चन जो घुमा फिरा के पूछा जाता है कि ये मैनिफेस्ट फोल्डर के अंदर क्या होता है, इसका क्या काम है। इसका काम ये होता है कि एक तो जितनी आपकी एक्टिविटीज़ हैं उनको ये हैंडल कर रहा होता है, इसकी कोडिंग के साथ आपका कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात आप ये कह सकते हो कि सर जितने भी परमिशंस होते हैं वो सारे हम इस मैनिफेस्ट फाइल के अंदर डालते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि जी हमारे इस एप्लीकेशन में कौन कौन से परमिशन है। अब देखो इस एप्लीकेशन में फ़िलहाल कोई भी परमिशन नहीं है। परमिशन ऐड करने के लिए आप लिखते हो ये इस तरह सा, लेस देन साइन यू डाला, यूसेस परमिशन, टैब का बटन दबाया तो वो नेक्स्ट पे खुद ही आ जाएगा। अब देखो वो आपको कह रहा है कि भाई कौन कौन से आपको परमिशन चाहिए, ये पूरी एक लंबी चौड़ी इसने लिस्ट दे दी है। तो मुझे पता होना चाहिए कि मुझे कौन कौन से इसमें परमिशन चाहिए। अब जैसे दोस्तों जी आपका अगर प्रोजेक्ट है तो उसकी नोयत के हिसाब से उसमें एसएमएस का परमिशन, उसमें आपकी लोकेशन का परमिशन, आपके इंटरनेट का परमिशन, आपके वाईफाई का परमिशन चाहिए। इसी तरह से बाकियों का जो है उसमें वाईफाई और इंटरनेट का परमिशन चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि भाई मुझे एक तो वाईफाई का परमिशन दे दो, ये सिंपल मैंने वाईफाई लिखा, देखो बाकी इसने दे दिया। टैब का बटन दबाओ, ये क्लोज, और आगे ये फॉरवर्ड स्लैश और ये लगा दी। अब मुझे दूसरा परमिशन चाहिए इंटरनेट का भी, तो मैं फिर यूसेज परमिशन, टैब का बटन दबाया, मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि इंटरनेट, ठीक है, ये आपका आ गया इंटरनेट परमिशन, ये आ गया क्लोज। तो ये दो परमिशन हमें चाहिए। अगर मजीद डालने हैं, मसलन एसएमएस का डालना है, तो मैं ऐसे कहता हूँ कि जो एसएमएस, वो आप कह रहे हैं कि एसएमएस सेंड करने का चाहिए, एसएमएस राइट करने का चाहिए, या एसएमएस रीड करने का चाहिए, या एसएमएस रिसीव करने का चाहिए। मैं कहता हूँ कि सेंड करने का चाहिए, जो भी आपको चाहिए आप यहाँ पे लिख सकते हो, दैट्स इट। अब इंटरनेट आपका हमें बस ये 2-3 चाहिए थे, बाकी यहाँ पे हमें कोई परमिशन नहीं चाहिए, बस इसको छोड़ दें इस एप्लीकेशन में। जितने भी आप, अब यहाँ से देखो आपको पता चल रहा है कि आपके कौन कौन से परमिशन है इस एप्लीकेशन में, वाईफाई का, इंटरनेट का, इस तरह से जितने होंगे नीचे आपके आते जाएंगे। ठीक है, बाकी ये स्काइप में क्लास के दौरान मैसेज ना किया करें, मुझे पता कोई नहीं होता कि आप लोग क्या मैसेज कर रहे हो। तो अगर कोई बात कहनी हो या पूछनी हो तो आप मुझे माइक ऑन करके कह दिया करें। खैर चलें अब आगे चलते हैं। अब आपका ये तो आ गया परमिशन, ठीक है, ये सारे के सारे परमिशन आपके अंदर आ गए। इस फाइल के साथ अब आपका कोई वास्ता नहीं, बंद कर दो। ये फायर बेस का मैं इतनी डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ, वैसे ये कम चांसेस होते हैं, कोई 20% चांसेस हैं, लेकिन पिछली बार टेस्ट फेज वाइवा में सुपरवाइज़र ने स्टूडेंट से ये करवाया था। उसने उसे सिर्फ एक बात कही, कहते हैं कि चलो मुझे एप्लीकेशन रन करके दिखाओ, उसने रन की, दिखाया, कहता है ओके जी। कहता है मैं आपसे, आपने खुद बनाया है? जी सर मैंने खुद बनाया। ये बातों से बात याद आ गई, वाइवा के दौरान वो पूछते हैं कि हाँ भाई, बाद दफ़ा तो डायरेक्ट पूछते हैं अच्छा मुझे लग रहा है आपने किसी से बनवाया है, या मुझे यकीन है आपने किसी से बनवाया है, या कहते हैं अच्छा किससे बनवाया है।
कभी भी आपने एडमिट नहीं करना कि सर मैंने बनवाया है। उसकी वजह यह है कि आपकी क्लास जो वाइवा हो रहा है उसकी कॉल रिकॉर्ड हो रही होती है, वो यूनिवर्सिटी वाले बैकएंड से उसको लुकअप कर रहे होते हैं। तो जब आप एडमिट करोगे आप पक्के फेल हो। ठीक है, सुपरवाइजर के ऊपर डिपेंड करता है। बाद दफ़ा सुपरवाइजर कहता है कि अच्छा ठीक है, अगर आप एडमिट कर गए, वो फिर भी इग्नोर कर देता है, कहता है यार खैर है, इसको कुछ आता तो है। आपने हमेशा, अगर वो कहता है कि जी आपने किससे बनवाया, आपने कहना सर बनवाया किसी से नहीं है, मैंने बनाया खुद है। लेकिन ये है कि मैंने यूट्यूब से इंटरनेट से सर्च कर करके बस उधर से जो डाटा मिलता था कॉपी पेस्ट करके फिर अपने हिसाब से चेंज करके तो मैं इस तरीके से मैंने बनाया है। लेकिन ये बात आपको सुपरवाइज़र को यकीन दिलाने के लिए उस वक्त होगी जब आपको इसका बेसिक सारा पता होगा। बेसिक मतलब कि परमिशन कहाँ डाले जाते हैं, जो मैंने अभी आपको बता दिया। आपको पता होना चाहिए कि बटन्स वगैरह कैसे लगते हैं, एडिट फील्ड कैसे लगते हैं, कलर कैसे चेंज होते हैं। फ्रंट एंड की बात कर रहा हूँ। बैक एंड में आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल ऊपर पर डिक्लेयर किया जाता है, फ्रंट एंड को बैक एंड से कनेक्ट करने के लिए ये काम किया जाता है। इस तरह की चीज़ें। एम्प्टी फील्ड चेक करने के लिए इज एम्प्टी लिखते हैं, टेक्स्ट गेट करने के लिए गेट टेक्स्ट, सेट करने के लिए सेट टेक्स्ट। ये 5-10 चीज़ें जो है ये आपको पता लगी होनी चाहिए है। तो अब आप देखो, आपकी हमारा मैनिफेस्ट का काम खत्म, लेकिन अब हमने वो जो मैंने फायरबेस का प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, उस वक्त वो कह रहा था कि भाई ये कोड उधर उधर ऐड करो, मैंने आपको कहा था कि बाद में करेंगे। वो अब हमने कोड ऐड करने हैं, तो वो आपके कोड होते हैं यहाँ पे ऐड। ये ग्रेडल स्क्रिप्ट, इसमें आपने सिंपल ओपन करना है ये पहले वाली फाइल, बिल्ड ग्रेडल। ठीक है, इसको ओपन करना है। यहाँ से वो कोड आपने कॉपी करके वो वाला यहाँ पे पेस्ट करना होता है इस जगह पे। ये आपकी लाइब्रेरी समझो, लाइब्रेरीज हैं। देखो, मैं अगर यहाँ पे अभी किसी जगह पे ना मैं फायरबेस का लफ्ज़ यूज़ करता हूँ तो इसे कहेगा कि ये पता नहीं क्या बुलाया है। ये देखो फायर, वो कह रहा है ये क्या है, उसे कोई पता नहीं है। अब मैं वो जब लिंक ऐड करूँगा ना तो वो सारी फायरबेस से रिलेटेड फाइल्स डाउनलोड करके इस प्रोजेक्ट में डाल देगा। फिर इसको पता होगा ये जो आपके कोड आ रहे हैं ना, मतलब देखो मैं एडिट टेक्स्ट लिखता हूँ, इसको पहले से ही सजेशन दे देता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी बिल्ट इन इसमें डाउनलोड हुई पड़ी हैं। तो ये फायरबेस ये चीज़ें हमने डाउनलोड करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल ये जो आपका प्रोजेक्ट है या जो भी चीज़ है इसको हमने करने के लिए कनेक्ट कराते हैं या जैसा भी काम है। तो सिंपल हमने क्या किया, चलो मैं इसी को ओपन कर लेता हूँ। आप इधर मैंने परमिशन ऐड की हुई, यहाँ से डायरेक्ट उठा लेता हूँ, मैं लिखता नहीं हूँ। अब आपके जितने भी परमिशन, सॉरी मैंने लफ्ज़ निकल गया, आपकी ये लाइब्रेरीज इनको बोला जाता है। आपने सिंपल वो लाइब्रेरीज कॉपी करनी है। अब आपको उसने उधर दी हुई थी, मैंने तो वो नेक्स्ट कर दिया था ना, बंद हो गई है, तो इसलिए मैं दोबारा प्रोजेक्ट नहीं क्रिएट कर रहा कि वहाँ से मुझे फिर उठाना पड़े। तो इसलिए मैंने यहाँ से ऐड की हुई है, तो मैं यहीं से उठा लेता हूँ। आपने सिंपल ये जो लाइब्रेरीज ऐड करनी है, जब तक ये नहीं होगा, अभी भी ये आपकी एप्लीकेशन फायरबेस के साथ कनेक्ट नहीं हुई। ठीक है, ये इंटरनेट का परमिशन दे दिया, वो फाइल कॉपी कर ली, उधर आपने प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपका क्रिएट हो गया प्रोजेक्ट, ये कनेक्ट हो गई, नहीं हुई, वो अब हो गई। ये आपने इसमें जाना है, ये समझो कि 90% काम हुआ आपका, बाकी का नहीं। ठीक है, तो ये आपके लिंक जो नीचे मैंने ऑलरेडी ऐड किए हुए हैं, इनको जस्ट आपने कॉपी किया। फिर वही बात बता रहा हूँ, ये जितना प्रोसेस बता रहा हूँ आप लोगों ने करना कोई नहीं है, ये आप रेडी हुआ पड़ा है। ये आपने पेस्ट कर दिया। जब आप पेस्ट करोगे ये ऊपर देखो टॉप पे, वो आपको कह रहा है कि सिंक नाउ। मैं उसे कहता हूँ नहीं, थोड़ी देर सब्र करो, अभी सिंक नहीं करना। उसके बाद आपकी एक लाइन होती है ये ऊपर टॉप पे, गूगल सर्विसेज, इसको आपने यहाँ से कॉपी किया, एज इट यहाँ पे इसी ऊपर टॉप पे जाके पेस्ट कर दिया। अब आपने इसको कर दिया सिंक नाउ पे। ये थोड़ी देर टाइम लगाएगा, इंटरनेट से ये फाइल्स डाउनलोड करेगा। फिर वही बात कि ये आपके उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये कितना टाइम लगाएगा। ठीक है ना। तो आपने इसमें एक चीज़ और भी ऐड करनी होती है, ये वाला पूरा लिंक यहाँ से कॉपी किया। देखो वो एरर दे गया, वो इसी वजह से दे गया कि ये फाइल कॉपी नहीं है। ठीक है ना, ये इसका वो देखो यहाँ पे भी कह रहा है कि .com गूगल GSM गूगल सर्विसेज ना वाज नॉट फाउंड। ये जो मैंने अभी आपको बताया है कि ये वाला वो इसकी बात कर रहा है कि ये मुझे फाउंड नहीं हुआ, ये कहाँ पे है। तो यही बात, ये आपने यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद अपने प्रोजेक्ट में आए, ये इस ऊपर वाली फाइल में आके यहाँ पे टॉप पे आपने पेस्ट कर दिया। अब सिंक नाउ करो या ट्राई अगेन करो। तो अब आपकी ये जितनी भी एप्लीकेशन
आपका इसके अंदर ये फाइल्स हैं ये सारी की सारी डाउनलोड हो जाएंगी, तो आपकी ये एप्लीकेशन प्रॉपरली फायरबेस के साथ कनेक्ट हो जाएगी। ये आपका प्रोसेस होता है फायरबेस के साथ कनेक्ट कराने का। वैसे ये इतना लंबा प्रोसेस नहीं है, टोटल ये 1 मिनट का ये सारा काम होता है। मैंने जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए इतना टाइम लगा दिया, पता नहीं 5-10 मिनट लग गए शायद, जैसे भी ज़्यादा। लेकिन ये आपका काम दैट्स इट इतना होता है। समरी इसकी कि फायरबेस पे आप जाएंगे, नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, अगर ऑलरेडी क्रिएट है तो उसको ओपन करके फिर आप एंड्रॉयड के आइकन पे क्लिक करेंगे, अपनी एप्लीकेशन का पैकेज नेम आपको कहाँ से मिलेगा, ये ग्रेडल के अंदर भी पड़ा होता है, नहीं तो किसी भी फायरबेस की इसकी बैकएंड की एप्लीकेशन को ओपन करो, जावा वाई फाइल को, तो ये टॉप पे पहली लाइन होती है, इसको आप कॉपी करोगे, वहाँ पे डालोगे, एप्लीकेशन का नाम दोगे, दैट्स इट। फिर बाकी आपकी वो जेसन की फाइल जो होती है उसको डाउनलोड करके आपने इधर पेस्ट करना होता है। तो ये सारी चीज़ें आप देखो, ये सारी फाइल्स डाउनलोड कर रहा है, ये अभी प्रोसेसिंग आपकी हो रही है नीचे। तो जब ये सारी डाउनलोड हो जाएंगी, तो ये जो इसको अभी करंट लगा था यहाँ पे कि ये फायर बेस की आप ला है, तो अब वो आप चाहे फायर बेस लिखो, जो मर्जी है लिखो, इसे सारा पता होगा कि ये उसी की बात कर रहा है फायर बेस की। तो ये आपकी एप्लीकेशन प्रॉपर कनेक्ट हो गई। अब मैं जब इस एप्लीकेशन को रन करूँगा, तो आपकी ये एप्लीकेशन बैकएंड में उस फायर बेस के साथ कनेक्टेड होगी। अगर तो आपने कोडिंग की हुई है इसकी, अब हमें कोड भी तो लिखना है ना, ठीक है। हम आप कोड लिखेंगे तो उसे बताएंगे कि कौन सा डाटा उठा के कहाँ पे लेके जाना है। कनेक्ट तो एप्लीकेशन हमारी हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि इस वाली फाइल के अंदर मैं जो भी डाटा लिखूंगा क्रिएट अकाउंट के अंदर, तो ये सारे का सारा डाटा जाके डाटाबेस में सेव हो जाएगा, अभी भी नहीं होगा। क्योंकि अब हमने उसे बताना है कि भाई ये जो जितना भी डाटा है ये वाला उठाओ, उठा के फायर बेस के अंदर फलां जगह पे जाके सेव कर दो। वो प्रोसेस अब हमारा है, ये अब इतना लंबा प्रोसेस नहीं है। अब देखो मैं इस एप्लीकेशन को अप्लाई चेंजेस करता हूँ, तो अप्लाई चेंजेस करने के बाद अब जब ये चेंजेस अप्लाई होंगी, तो अब ये आपकी एप्लीकेशन प्रॉपर कनेक्टेड होगी। अब देखो मैं फायर बेस की बात कर रहा हूँ, तो मैंने अब फायर बेस लिखा, ठीक है, मैंने FIR लिखा, ये अब देखो इसको पता है, ठीक है। फायर बेस में लिख दूँ, फायर डाटा बेस लिख दूँ, उसे अब सारा पता है कि ये फायर बेस की, उसकी फायर बेस से मतलब, देखो मैंने फायर बेस लिखा, वो सारा अब दे रहा है कि ये वही डाटा की बात कर रहा है कि इसने डाटा की अब वो फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म करनी है। तो ये आपकी लाइब्रेरीज होती हैं मुख्तलिफ, आप एक्सटर्नल लाइब्रेरीज यूज़ करके अपने एंड्रॉयड को चलाते हो। तो अब आपका आता है डाटा सेव कैसे होगा, ठीक है। वैसे क्लास तो बहुत लंबी हो गई है, तो चलो ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अभी कवर कर लेता हूँ। डेटाबेस सेव कराने के लिए हमेशा आपको सबसे पहली बात वही है कि डेटाबेस, अभी मैं सेव की बात कर रहा हूँ, याद रहे। डेटाबेस आपका जब भी सेव हो, तो वैसे तो मैं अब आपको यहाँ से उठाऊँ ना, तो एज इट ये एप्लीकेशन के अंदर यही काम हुआ पड़ा है, ठीक है। ये मेरा ख्याल है शायद किसकी एप्लीकेशन है, जिसकी भी है, किसी एक का ये टेस्ट फेज है आप में से, या जिसका भी है। तो देखो रजिस्टर पेशेंट 100% वही काम है जो अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, और बाकियों के प्रोजेक्ट के अंदर भी कुछ इसी तरह की बात हो रही है, ठीक है ना। कि आपकी ये जितनी भी है, ये आपका नेम ऊपर गेट हुए हैं, फ्रंट एंड को बैक एंड से कनेक्ट किया है, ये आपके गेट करके, ठीक है, ये मैंने चेक किया है कोई फील्ड एम्प्टी तो नहीं है। उसके बाद मैंने उनसे कहा कि भाई ज़रा आप इस डाटा को रजिस्टर कर दो ना डाटाबेस के अंदर, ठीक है। ये नीचे आपका वो प्रोसेस हुआ है, तो मैं एज इट यहाँ से कोड उठाऊँ, वहाँ पे पेस्ट कर दूँ, तो ये टोटल 10 सेकंड का काम है, ये हो जाएगा। 10 सेकंड चलो ना करो, 1 मिनट कर लो। लेकिन मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ इसकी फंक्शनैलिटीज़। आपसे वहाँ पे वो एक चीज़ पूछेगा नहीं, आपको जस्ट इतना पता होना चाहिए, ये देखो के जी, ये मेरा उस डेटाबेस के अंदर टेबल का नाम है, ठीक है। ये जी नीचे मैं जो कर ये डाटा मैं गेट करके मैंने इन वेरिएबल्स के अंदर मैंने सेव कर दिया, ये मैंने वो काम किया, जो जो चीज़ें मतलब आपकी हैं, आपका एज इट इसमें ये सारी की सारी चीज़ें आपको बस पता होनी चाहिए। लेकिन मैं करके इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपकी ये चीज़ें सारी कन्फ्यूजन है, जो भी चीज़ें ये सारी की सारी क्लियर हो जाए। तो सबसे पहली बात ये होती है कि हम ऊपर टॉप पे अपना एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किए हुए हैं, ठीक है जी, आपके सारे के सारे। तो अब आपने दो चीज़ें उठानी है यहाँ से, मैं चलो नया लिख लेता हूँ, उठाता नहीं हूँ, ये आ गया, कौन सा, जो फिर वही ओपन हो गया, ये मैंने पता नहीं इतना टाइम क्यों लगा दिया, वैसे इतना टाइम लगाता तो नहीं है ये बिल्ड पे। तो ये मैंने लिखा फायर बेस डाटाबेस, ठीक है। आपका ये आ गया टैब, अब आपने इसका वेरिएबल का नाम देना है,
जो दिल है दे दो, कोई पाबंदी नहीं। ABCXYZ जो दिल है लिखो, लेकिन मैं फिर भी इसका नाम भी वही लिखूंगा कि फायरबेस डेटाबेस ही। ठीक है ना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अलग अलग नाम हो तो मैं बार बार ऊपर आके देखता रहूँ, कंफ्यूज होता रहूँ क्या पता नहीं ये क्या है और वो क्या है। तो इसलिए मैं इस चीज़ को यहाँ पे आके ये फायरबेस का नाम दे दिया। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे चाहिए, मतलब चलो फिलहाल हम इतना ही काम करते हैं, जस्ट फायरबेस। दूसरी चीज़ आपको बाद में समझाऊंगा। ये आपका आ गया। अब आपने इधर नीचे इसको कनेक्ट करा के बताना होता है, ठीक है, कि ये आपका डेटाबेस जो है जाके कहाँ पे सेव होना चाहिए। ठीक है ना, ये आपने उसे बताना है। जैसे आप देखो आपकी इस एप्लीकेशन के अंदर या जिसके अंदर भी आप अगर जाओ, तो यहाँ पे ये चीज़ नीचे यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, ये चीज़ लिखी हुई है। अब आपने ये चीज़ उसे बतानी है कि भाई मेरा डाटा जो है कहाँ पे सेव होना चाहिए। तो ये चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये देखो जो हमने वेरिएबल अभी डिक्लेयर किया है जिसका नाम लिखा है फायर बेस डाटाबेस इक्वल। ठीक है, आपने लिखा फायर बेस डाटाबेस डॉट, ये बेशक कोड आपको ना याद हो, मैं आपको ये नहीं कहता कि आपको ये कोड आना चाहिए, मैं आपको ये कहता हूँ आपको पता होना चाहिए कि इस कोड का मकसद क्या है। ठीक है, इसलिए परेशान नहीं हो जाना कि पता नहीं अब हम ये कोड कैसे याद करें। ऐसा ना हो कि बैठ के रट्टा लगाना शुरू कर दो कि जी लाइन नंबर 24 में मैंने लिखना है फायर बेस डाटाबेस, आगे मैंने वेरिएबल लिखना है, संभाल में करना है, ऐसे नहीं। आप ये कहीं पे भी डिक्लेयर कर सकते हो, किसी जगह पे भी कर सकते हो। कोड आपको बेशक ना आता हो, लेकिन मैं आपको ये कहता हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि ये है क्यों, लिखा हुआ क्यों है। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपने लिखनी है। तो अब आपने यहाँ पे इसमें जितनी भी चीज़ है गेट रेफरेंस, तो ये आपने लिख के इस गेट रेफरेंस के अंदर देखो हमारे पास डेटाबेस आता है कि हमने डेटाबेस कहाँ पे जाके कनेक्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पेशेंट इन्फॉर्मेशन, किसी का यूज़र इन्फॉर्मेशन, किसी का पता नहीं क्या क्या। तो यहाँ पे आप डॉट चाइल्ड, हम उसे बता रहे हैं कि भाई जो भी डाटा यहाँ से जाएगा वो सारे का सारा डाटा तुमने मेहरबानी करके इस जगह पे जाके सेव करना है। जो यहाँ पे नाम लिखोगे उसी जगह पे जाके ये डाटा सेव होगा। फिलहाल आप देखो ना आपके डाटाबेस, ये जो हमने रन किया था, इसमें देखो आ रहा है टेस्ट फेज प्रोजेक्ट का आपका नाम तो आ रहा है लेकिन आगे नल आ रहा है, मतलब आपका डाटाबेस नहीं है। अब वो आएगा, मैं उसे कहता हूँ कि भाई यहाँ पे आके तुम सेव करा दो यूज़र इंफॉर्मेशन। ये मैंने एक नाम रख दिया, कोई भी नाम हो सकता है आपकी मर्ज़ी। ठीक है, ये नहीं कि आप वहाँ पे जाके फिर कंफ्यूज हो जाओ कि पता नहीं जी ये अब क्या चीज़ है। ठीक है ना, ये आपका इस तरीके से, लेकिन अभी ये एक एरर दे रहा है, एरर इसे देना नहीं चाहिए। तो आपका ये चीज़ जितनी भी है आपकी इस तरीके से यहाँ पे आके आपका डेटाबेस आता है, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, क्लियर कट, इसमें कोई कंफ्यूजन कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए कि आप फिर जाके कंफ्यूज हो जाओ कि पता नहीं अब ये क्या चीज़ है। ठीक है ना, तो अब आपका ये चीज़ इतनी आ गई। वैसे एरर क्यों दे रहा है, एरर इससे आना तो नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है। तो अब आप देखो इसमें अगली चीज़ है, एरर के बाद में बात करते हैं। अब वैसे कोड आपका सारा ठीक है, इसमें इशू कोई नहीं है। ठीक है, तो अब आपकी अगली जो चीज़ है इसमें वो है क्या, उसमें आपकी अगली चीज़ आती है कि आपने अब ये डाटा जो आपका जितना भी है ये आपका वहाँ पे कैसे जाएगा। ठीक है ना, तो वहाँ पे जाने के लिए हमें अगली जो काम करना पड़ता है वो हमारा यहाँ पे आएगा। अब आपकी मर्ज़ी कि आप सारे का सारा कोड डाटा रजिस्टर करने का यहीं पे लिख दो इस एल्स के अंदर, या यहाँ पे एक मेथड क्रिएट कर दो। मैंने इस कोड को ज़रा प्रिसाइज करने के लिए जानबूझ के एक मेथड क्रिएट किया था, कहीं पे मैंने लिख दिया सेव डाटा, कहीं पे मैंने लिख दिया पता नहीं क्या क्या। तो मैं यहाँ पे फिलहाल यहीं पे सेव करा रहा हूँ। ये मेथड क्रिएट ऐसे होता है, जस्ट मैं कोई भी नाम लिख लो उस मेथड का। ठीक है, कोई भी नाम जो आपका दिल है, मैं मसलन लिखता हूँ सेव यूज़र डाटा, जोड़ के लिखना है, स्पेस नहीं आनी चाहिए। यूज़र डाटा ऐसे दो ब्रैकेट्स डालते हो, ऐसे करके आप सेमीकोलन डालते हो और इस तरह से बल्ब आ जाता है। आपने इसके ऊपर क्लिक किया, क्रिएट मेथड, नीचे आपने ये मेन्यू मेन एक्टिविटी जो भी एक्टिविटी है उसका नाम, वो आपका मेथड क्रिएट होगा। यहाँ पे आप सारा कोड लिख लो, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं, मैं यहीं पे लिखूंगा। ठीक है ना, इसी जगह पे। अब आप देखो आपका इसमें अगली जो चीज़ आती है हमारे पास वो क्या है। वो सबसे पहले ही आपकी ये जो चीज़ है, वैसे एरर की क्या वजह है, कोड आपका ज़्यादा बिल्कुल ठीक है। एरर अभी सॉल्व कर लेते हैं, बाद में देखना, अब ये ना हो कि हमारा रोला बन जाए।
तो ठीक है हमारा, ये इस डिक्लेरेशन की वजह से कार है, इसमें हम इसको दोबारा डिक्लेयर कर लेते हैं। ये आपकी ऊपर एक चीज़ याद रखना, टॉप पे आपका ये जितना आता है इंपोर्ट, ये चाहे एक लाइन है चाहे 10 लाइन है, इनके साथ आपका कोई वास्ता नहीं होता इंपोर्ट के साथ, ठीक है ना। आपने इसको जैसे तैसे है वो बस कर दो इसको, इसके साथ आपका कोई इशू नहीं है। अच्छा, आप इसमें एक और काम करो, सॉरी मैं बिल्कुल गलती पे था, फायरबेस डेटाबेस नहीं लिखते, डेटाबेस रेफरेंस लिखते हैं हम। तो ये डेटाबेस रेफरेंस, तो ठीक है। अब इसका वेरिएबल का नाम जो दिल है लिख दो, अब आपको एरर खत्म हो गया। अब आप देखो इसमें हमने जब ये वेरिएबल डिक्लेयर किया फायरबेस डेटाबेस, तो अब आपका यहाँ पे आपने कोड को उस सेव करना है। अब देखो कोई बड़ी बात को नहीं है, सबसे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा। वो काम क्या है कि इस पूरे डाटा को उठाने के लिए हमें एक थर्ड पार्टी वाला बंदा चाहिए। मतलब ये समझ लो कि हमें एक हेल्पर चाहिए जो हमें ये सारा डाटा उठा के दे और वहाँ पे जाके सेव करे, तो उसे कहते हैं क्लास। हेल्पर क्लास कह लो या उसका जो मर्जी ये नाम दे दो, और उसके अंदर जो चीज़ें होती हैं उनको कहा जाता है सेटर, कंस्ट्रक्टर और गेटर। आपसे वाइवा में ये भी क्वेश्चन होता है कि सेटर क्या होता है, गेटर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, या कहाँ पे आपने डिक्लेयर किए हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टर का काम ये होता है कि ये जो एप्लीकेशन है, और ये जो आपको जस्ट डेफिनेशन बता रहा हूँ सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए, कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर का काम ये होता है कि इस एप्लीकेशन और आपका जो फायर बेस है, इन दोनों के दरमियान एक कनेक्शन को वो कायम करता है। गेटर क्या होता है, मैं आपको देसी डेफिनेशन बता रहा हूँ, प्रॉपर आप बेशक गूगल पे सर्च कर लेना, व्हाट इज अ कंस्ट्रक्टर इन एंड्रॉइड, व्हाट इज अ गेटर एंड सेटर। गेटर जो होता है वो आपका डेटाबेस के अंदर से डाटा गेट करके आप होल्ड करता है, और फिर आगे आपने एप्लीकेशन में जहाँ पे भी शो कराना वो शो करवा देता है। सेटर क्या होता है, सेटर यहाँ से डाटा लेता है और वहाँ पे फायर बेस में जाके सेव कराता है, दैट्स इट। और तो ये आपको एक क्लास चाहिए। तो अब आपने देखा होगा आप लोगों के प्रोजेक्ट के अंदर किसी भी जगह पे एक क्लास होती है, जैसे आप देखो ये आपकी है, क्लासेस के नाम से मैंने फोल्डर बनाया, इसके अंदर 3-4 क्लासेस हैं, किसी की 2 होंगी, किसी की कितनी होंगी। तो आपने यहाँ पे वो क्लास क्रिएट करनी है। सिंपल आपने किया राइट क्लिक, न्यू पे गए और यहाँ पे आपने जावा क्लास करनी है। नई एक्टिविटी क्रिएट करने के मैंने बताया था एक्टिविटी में जाना, अब आपने सिर्फ जावा क्लास क्रिएट करनी है। क्लिक किया, इसका जो दिल है नाम लिख दो, मैं इसका नाम लिख देता हूँ क्लास यूजर्स, ये चीज़। अब इसके अंदर आपके सारे कंस्ट्रक्टर गेटर सेटर होते हैं, इनके अंदर आपका वास्ता कौन है, इनके अंदर चाहे जो मर्जी ये लिखा हुआ है, ये देखो इतने लंबा चौड़ा कोड है, इनके साथ आपका कोई वास्ता नहीं कि इसके अंदर क्या लिखा है। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि सर ये मेरे कंस्ट्रक्टर हैं ये वाले, और ये जिनके साथ गेट टेक्स्ट या गेट सेटल का लफ्ज़ है ये मेरे गेटर और सेटर है। बस कोड को रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। अब ये होती कैसे है, जनरेट कैसे होती है, बड़ा इजी काम है इसका। आप यहाँ पे आके देखो ना, फिलहाल आप देखो ये क्लासेस आपकी कैसे बड़ी होती हैं। यहाँ पे आप लिखोगे प्राइवेट स्ट्रिंग एज इट, यही चीज़ जो आप यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। मैं उसको भी कॉपी पेस्ट कर सकता था लेकिन नहीं। अब आप हमेशा याद रखना, आप यहाँ पे इतने वेरिएबल्स डिक्लेयर करोगे जितना आपने डाटा लेके जाना है। अब आपको कैसे पता कि मैंने कितना डाटा लेके जाना है, ये देखो, नेम, सिटी, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल, पासवर्ड, और एक आपका एक्स्ट्रा डाटा होता है जिसको आप बोलते हो उसकी आईडी, हर एक की अलग यूनिक आईडी होती है, ठीक है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के बाद अब आपने उस वेरिएबल का नाम लिखना है जो भी नाम देना चाहो, ठीक है। मैं इसका लिख देता हूँ आईडी, दैट्स इट। मैं इसको ये कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद मैं इन सब के नाम चेंज कर लेता हूँ, जो दिल है नाम लिखो। मैं मसलन यहाँ पे लिख देता हूँ नेम, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिटी, मतलब जो जो आपका ये डाटा है ना कहाँ पे है, चलो मोबाइल से देख लेते हैं, सॉरी। ये आपका जो जो डाटा है वो सारे वेरिएबल्स आप एक डिक्लेयर कर लो, वेरिएबल्स का नाम जो मर्जी है लिख लो, आपकी मर्जी। ये वाली क्लास, अब देखो पहला हमारा नेम है, सिटी है, फिर आगे मैंने एड्रेस, फिर फ़ोन नंबर। तो तरतीब भी आप चेंज कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ज़रूरी नहीं किसी तरतीब से आना चाहिए। ये आ गया आपका यहाँ पे कॉन्टैक्ट या फ़ोन नंबर जो मर्जी है लिख लो। स्पेस नहीं आनी चाहिए नेम के दौरान, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अंडरस्कोर डाल दो या जोड़ के लिख दो। ईमेल और पासवर्ड, ठीक है, ये आपके फील्ड्स हैं। बस दैट्स इट, बाकियों की ज़रूरत नहीं है, मैं फ़िलहाल हटा देता हूँ। ये आपके वेरिएबल डिक्लेयर हो गए, आपने इंटर किया, आप दबाओगे आल्ट प्लस इंसर्ट,
का बटन या राइट क्लिक करो एम्प्टी जगह पे, आपने जाना होता है जनरेट। देखो वो कह रहा है पहली ऑप्शन कंस्ट्रक्टर, तो ये सारे के सारे सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद आप क्लिक कर दो तो ये आपकी एक कंस्ट्रक्टर, देखो इतना कोड खुद ब खुद लिखा गया। इसी तरह से अब आपने फिर करना है राइट क्लिक, जनरेट में गए और गेटर एंड सेटर पे क्लिक किया। ये सारे आपने किए, सिलेक्ट करने के बाद ओके, तो ये देखो आपका 76 लाइनों का कोड एंटर हो गया। अब आपकी मेरे ख्याल से कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि ये इतना लंबा चौड़ा कोड मैं कैसे याद करूंगी या करूंगा। आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि सर मेरे जो कंस्ट्रक्टर या गेटर या सेटर हैं वो ये हैं, ये कंस्ट्रक्टर हैं, ये जिनके साथ गेट पेशेंट, गेट नेम, गेट, ये सारे गेटर हैं, और जिनके साथ सेट नेम, सेट फलां 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 सेट का लफ्ज ये सारे मेरे कंस्ट्रक्टर हैं। तो ये आपकी इसके अंदर पड़े हुए, तो ये हमें यहाँ पे सिर्फ एक ही फाइल चाहिए। वहाँ पे 3 है, किसी की 2 है, किसी की 4 है, जितनी आपने डाटा अलग अलग लेके जाना है उतनी की बात है। तो हम यहाँ पे देखो ना, सिर्फ एक एक किटी के अंदर से डाटा लेके जा रहे हैं। तो मुझे जस्ट एक क्लास चाहिए, मैंने इधर ही कर दी, फोल्डर नहीं बनाया क्योंकि एक ही फाइल थी। ये आपकी क्रिएट हो गई। तो नींद तो नहीं आई ना किसी को? वैसे नींद नहीं आनी चाहिए, लंबी क्लास हो जाए बंदे को नींद भी आना शुरू हो जाती है, लेकिन नुकसान आप लोगों का अपना ही है। बस मैं 2 चीज़ें करूँगा तो मे भी नो इसको सर। यहाँ पे रिज्यूम से, ठीक है। तो देखते हैं। वैसे पिछली क्लास मेरे ख्याल 1.5 घंटे की थी, तो ये शायद ये भी इतनी हो जाए। मैंने तभी पिछली क्लास के स्टार्ट में कहा था कि शायद ये क्लासेस लंबी हो जाएं, 1 घंटे क्योंकि मैं 24 चाहता मिनट हूँ कि टाइम तो मेरे पास वैसे नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि ये आप वीडियोज़ आपके लिए डेफिनेटली फाइनल में भी हेल्प करेंगी और टेस्ट फेज में भी हेल्प करेंगी। तो अब देखो आपकी क्लास जनरेट हो गई। अब हमने सिर्फ डाटाबेस वहाँ पे डाटा लेके जाना है और कुछ भी नहीं करना। अब देखो अगर आपके कोड की बात आए तो कोड में बहुत लंबी चौड़ी बातें हो रही हैं यहाँ पे, लेकिन मैं ये सारा काम करूँगा, ये जितना भी इसमें हो रहा है ना, ये सारे का सारा मैं करूँगा, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे करना है। ठीक है ना, इससे आगे हमने नहीं जाना, स्टेप बाय स्टेप ये करेंगे। तो सबसे पहले हम डेटाबेस सेव करना है, तो देखो हमारे पास एक तो हमें चाहिए, ये आपने देखा होगा ना, ये बाकी के जितने मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, ये नेम, सिटी, एड्रेस, फलां फलां फलां, ये सारे के सारे हमने ऊपर यूज़र से ले लिए, ये वेरिएबल्स हैं ना, लेकिन आईडी कहीं पे भी नहीं है। जो मैंने इधर आईडी की है, इस आईडी की बात कर रहा हूँ। नाम इस वेरिएबल का कुछ भी हो सकता है। तो ये मुझे आईडी चाहिए, तो इस आईडी के लिए आप एक लफ्ज़ लिखते होते हो स्ट्रिंग, जो मर्जी है इस वेरिएबल का नाम दे दो, मैं मतलब कह देता हूँ यूज़र आईडी इक्वल। अब इसमें आपने लिखना होता है, ठीक है, डेटाबेस रेफरेंस या जो भी, जैसे अब आपका ये देखो इसमें मैंने आईडी गेट की या जो भी चीज़ है वो आपने यहाँ पे गेट करनी होती है। ठीक है, मैंने फायरबेस की है, फायरबेस के लिए आपने सॉरी यूज़र की है, यूज़र के लिए एक अलग आईडी होती है। हर एक चीज़ के लिए आपको अलग अलग आईडी चाहिए होती है। ठीक है ना, इसलिए आपने वो काम नहीं करना। तो आप यहाँ पे एक आईडी, जैसे कि उस आईडी का नाम होता है डेटाबेस रेफरेंस डॉट पुश डॉट गेट की, कुछ इस तरह का, तो वो आपने लिखना है। ये आपका यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ये आपका हर जगह पे आप कोड देखो, कोड का आपका, क्योंकि मैंने अक्सर देखा ना स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतनी ज़्यादा फाइल्स हम कैसे हैंडल करेंगे। आप जिस फाइल के मर्जी अंदर चले जाओ, सब पे सेम काम हो रहा है, सिर्फ नाम चेंज हो रहे हैं। देखो इधर भी वही काम हो रहा है, वही आईडी गेट की, वही कोड लिखा हुआ है, सिर्फ रेफरेंस चेंज हो रहे हैं और कोई काम नहीं, कोई थोड़ा बहुत आगे पीछे हो रहा है काम। तो इसलिए आपने परेशानी में, इसलिए साथ साथ ये फाइल्स आपको देख खोल के दिखा रहा हूँ। तो फायर बेस जो भी हमारा नाम था, डॉट गेट रेफरेंस सॉरी पुश डॉट गेट की, ये हमारी आईडी का ऑटोमेटिकली वो जनरेट कर देगा। ठीक है, अब आपने इस क्लास का ये जो जितना भी डाटा है ना, ये लेके इस क्लास में डालना है। तो कोई बड़ी बात कोई नहीं है, सिंपल आपने इस क्लास का रेफरेंस देना है, जो भी उस क्लास का नाम है। देखो मैंने क्या लिखा था, क्लास यूजर्स, इसका वेरिएबल का नाम दे दो, जो दिल है दे दो, वेरिएबल पे आप आज़ाद होते हो। ठीक है, न्यू, फिर आपने क्लास, अब यहाँ पे उन सब का नाम लिख दो। अब यहाँ पे सिर्फ आपने एक चीज़ याद रखनी है, जिस तरतीब से आपने यहाँ पे ये वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं ना, वेरिएबल्स की नाम की बात नहीं कर रहा मैं, इधर नाम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मैं तरतीब की बात कर रहा हूँ कि पहले नंबर पे आईडी, दूसरे पे नाम, तीसरे पे सिटी। यहाँ पे भी आपने एज इट वही तरतीब रखनी है, पहले नंबर पे नाम, दूसरे पे सिटी, तीसरे पे फलां 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 जो भी है। अब ये वेरिएबल्स आएंगे कहाँ से? पहले नंबर पे आईडी है ना, ये आईडी, तो यहाँ पे भी पहले नंबर पे मैं आईडी, कौन सी आईडी? ये वाला डाटा होगा। ये नहीं कि आप ये वाले वेरिएबल्स इधर लिख दो, ये वाले जो आईडी डिक्लेयर है वो यहाँ पे नहीं लिखने,
लिखने ये वाले हैं। सिर्फ तरतीब की बात कर रहा हूँ जो उधर तरतीब से, यूज़र आईडी, कॉमा। दूसरे नंबर पे हमारे पास देखो नेम है, तीसरे पे सिटी है, चौथे पे एड्रेस है। एज इट यहाँ से डाटा उठा लो, ये जो हमने गेट की है नेम, ठीक है। ये भी तरतीब पे वैसे मैंने रखा हुआ है, इनकी भी तरतीब अगर आगे पीछे तो मसला कोई नहीं, आपने वो तरतीब देखनी है, ठीक है। तो दूसरे पे मैंने यहाँ पे लिखा नेम। मैं फिर से बता रहा हूँ, आपने इन वेरिएबल्स का नाम नहीं लिखना जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये तो मैंने जानबूझ के सेम सेम लिखा है, ठीक है। आपने इन वेरिएबल्स का नाम लिखना जो यहाँ पे है, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो, मैं इस एड्रेस का मैं लिख देता हूँ वेरिएबल का नाम यूज़र एड्रेस, इसका मैं लिख देता हूँ यूज़र फ़ोन। तो आपने ये वेरिएबल लिखना है, ठीक है। तो अब आपने ये लिखा, तो अब आपकी अगली बात, मैं उसे दूसरे नंबर पे हमारे पास सिटी, तीसरे पे एड्रेस, तो कॉमा डाला, मैंने लिखा सिटी, कॉमा डाला, मैंने डाला एड्रेस, कॉमा डाला, मैंने लिखा मेरा ख्याल है कॉन्टैक्ट है या फ़ोन नंबर है जो भी है, पता नहीं अब क्या है इसका। तो देख लेते हैं, फ़ोन है तीसरे पे, हमारे पास इधर तरतीब क्या है, ठीक है, फ़ोन ही है और ईमेल और पासवर्ड। तो यहाँ पे मैंने लिखा फ़ोन, कॉमा ईमेल, कॉमा पासवर्ड। तो आप देखो ये वेरिएबल और हैं, ये और हैं, इधर देखो कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है। तो मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ, आपने इन कॉन्टैक्ट्स को नहीं देखना, आपने सिर्फ इनकी तरतीब को देखना है, जितने इतने इधर जितने हैं इनको भी इधर ही इतने ही होने चाहिए, मतलब 6 हैं या 7 हैं या जितने ही हैं, तो उसी तरतीब से। अब ये आपका सेव हो गया, ठीक है। अब ये आपके सारे वेरिएबल्स के अंदर जो भी डाटा था, मतलब डाटा दस्तगीर, सिटी, लाहौर, फलां फलां फलां, पता नहीं क्या क्या, वो सारे का सारा आपका डाटा एट एज इट आपका इस क्लास के अंदर आ गया, इसने ले लिया। अब सिर्फ आपने एक लाइन लिखनी है, तो आपका ये सारा डाटा उठ के डाटाबेस के अंदर चला जाएगा। वो आपका डाटाबेस क्या होता है, सिर्फ आपने ये लिखना है फायर बेस, जो ऊपर आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया इसकी बात कर रहा हूँ, ये आपका वेरिएबल चलेगा, ठीक है ना। क्योंकि देखो इस वेरिएबल के अंदर मैंने ये चीज़ भी सेव कर दी, ठीक है। अब इसी को मैं आगे लेके चलूंगा, ठीक है, फायर बेस डॉट सेट वैल्यू। और इसमें आप पहली बात, सॉरी, इसमें आप लिखोगे फायर बेस डॉट चाइल्ड। क्यों, अब चाइल्ड क्यों लिखते होते हैं, जैसे आप देखो इधर भी है, तो आप, मैं यहाँ पे उसे बता रहा हूँ, ठीक है, ये कि तुमने कहाँ कहाँ पे डाटा लेके जाना है, यही चीज़ आपने यहाँ पे लिखनी है। पहले उसे बताना है चाइल्ड, चाइल्ड में आपने क्या चीज़ सेव करानी है, ये यूज़र आईडी, यूज़र आईडी, या इधर आप स्पेसिफिक नाम भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं वो यूज़र आईडी हो, इधर आप अपनी मर्जी का अगर कोई चाइल्ड का नाम देना है, आप दे सकते हो, ठीक है। मैं उस यूज़र आईडी की बात कर रहा हूँ, आप जो दिल ले लिखो, कोई मसला नहीं, यहाँ पे आपको पाबंदी नहीं। डॉट सेट वैल्यू क्लास यूजर्स, दैट्स इट, इतना सा कोड है। अब आपका ये डाटा डाटाबेस के अंदर जाके सेव हो जाएगा। लेकिन अब आप यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए कि अगर उधर इतना सा है तो इधर क्यों इतना लंबा है, मैं आपको बताऊंगा क्यों लंबा है। अब आप इतना सिर्फ आप अब इस एप्लीकेशन को हम कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि इतनी जो मेहनत की है, ये वाला डाटा हमारा सारे का सारा फायर बेस में चला जाएगा, ठीक है। पहले देखो ना, वो सेव पे क्लिक करता था, सारा कुछ कुछ भी नहीं होता था। तो अब आपका ये डाटाबेस के अंदर डाटा जाएगा, क्योंकि अब आपने सारे का सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया, डाटाबेस फायर एप्लीकेशन जो भी है सारी कनेक्ट की, सारा कुछ किया, कोड भी हमने अब लिख दिया, ठीक है। मैं अगर ये कोड हटा दूं, ये वाला 3 लाइनें, तो आपका डाटा फिर भी नहीं जाएगा, ठीक है। अब आप देखो, उम्मीद है कि डाटा जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं अभी डमी डाटा लिखता हूँ, ये किसी का सही डाटा नहीं होगा, डमी होगा सारा कुछ। तो ये आ गया, सिटी मैंने आईएसबी लिख दिया, एड्रेस मैंने जी8 लिख दिया, ठीक है। ये सारा डमी डाटा, चलो जो भी लिखा गया, ये मैंने फ़ोन नंबर लिख दिया, ईमेल अब मुझे सही लिखना पड़ेगा फॉर्मेट में, तो ये मैंने एक ईमेल लिख दिया, ये मैंने पासवर्ड लिख दिया 123456। तो जो ही मैंने इसके ऊपर किया क्लिक, तो क्लिक तो ये हो गया। अब लेकिन मुझे पता कोई नहीं चला कि पता नहीं मेरा डाटा सेव हुआ या नहीं हुआ। लेकिन इधर जाके मैं देखता हूँ कि मेरा डाटा आया या नहीं आया। देखो अब मुझे कोई पता नहीं चल रहा कि वो डाटा सेव हुआ या नहीं हुआ। अब डाटा आ गया, देखो आ गया ना, यूज़र इन्फॉर्मेशन, ये ये लेकिन यहाँ पे मुझे कोई नहीं पता चला कि वो जो डाटा मैंने किया है ये उधर डाटाबेस में गया भी है या कोई नहीं गया। अब समझ आई कि वो कोड लंबा क्यों है। वो इसलिए लंबा है कि मैंने उसके बाद उसे चेक कराया, मैंने से कहा कि भाई जब ये डाटा सेव हो जाए मुझे बता देना कि डाटा सेव हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है ना। तो देखो जो भी मैंने अभी डाटा लिखा है एज इट ये डाटा यहाँ पे आ गया। मैं चलो दोबारा लिखता हूँ, फिर सेव पे क्लिक कर देता हूँ। मैंने फिर सेव पे क्लिक किया, यही एज इट डाटा फिर यहाँ पे आ गया।
वो देखो की बात कर, जो आईडी की मैं बात कर रहा था ना, इस आईडी की देखो ये ऑटोमेटिकली जनरेट कर रहा है, तो इसलिए वो मैंने एक लाइन लिखी थी। मैं चलो ज़रा नया डाटा लिख देता हूँ, क्योंकि उमर ज़रा हमारा मेरा थोड़ा सा लाडला सा स्टूडेंट है, इसका लाजमी लिख देते हैं। ठीक है, अब आपका ये आ गया। तो अब जैसे फॉर थैंक एग्जाम्पल यू ये सर। मैंने किया, बाकी डाटा एज एज इट रहने देता हूँ। तो अब मैंने सेव किया, तो देखो इसका डाटा भी इसके अंदर आना शुरू हो गया। ये आप, लेकिन मुझे बात वही फिर आ गई कि मुझे पता ही कोई नहीं चल रहा कि ये डाटाबेस, पता नहीं डाटाबेस के अंदर जा भी रहा है या नहीं जा रहा। तो अब मैं यहाँ पे एक काम करूँगा, मैं उसे कहूँगा कि मेरे भाई यहाँ पे एक थोड़ा सा लंबा सा कोड हो जाएगा। मैं उसे कहूँगा यहाँ पे आके कि इफ़, या एक और चीज़, वैसे भी यहाँ पे एक और काम हो सकता है, वो ये कि वो जो हमने बिल्डर बनाया था जिसको मैंने डिलीट किया, वो मैं यहाँ पे लगा दूँ। लेकिन डायरेक्ट यहाँ पे लगाने का फ़ायदा कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपका ये डाटा सेव ही ना हो, कोई एरर आ जाए। मतलब होता है ना, एरर आ जाता है, आपका नेट नहीं सही होता या कुछ और चीज़, तो इधर वो मैसेज फिर भी शो कर रहा होगा कि जी डाटा सेव सक्सेसफुली या जो भी है, तो वो प्रॉपर चीज़ नहीं है। इसलिए अब आप यहाँ पे देखो, ठीक है, अब आप गौर करना इस कोड पे और इस कोड पे। मैं यहाँ पे मैंने सेमीकोलन हटा दिया, मैंने अब लिखा डॉट, ठीक है, ऐड ऑन कंप्लीट लिसनर न्यू, ये आपके कोड है, ठीक है, न्यू। और बाकी कोड ये देखो खुद बहुत दे रहा है, मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको सिर्फ पता होना चाहिए। लेकिन मैं आपको फिर बार बार कह रहा हूँ, आपको नहीं पता तो कोई मसला नहीं है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि मेरा डाटा इसके साथ हो क्या रहा है। उम्मीद है कि अब आप लोगों को पता ही होगा कि ये अगर मैंने लिखा है तो इसका मकसद क्या है, ये वाला कोड, और अगर मैंने अब ये लिखा है तो इसका मकसद क्या है। ठीक है, अब मैंने उसे कहा कि जब ये डाटा सेव हो जाता है तो मुझे एक काम करो, क्या करो, इफ़ टास्क डॉट सक्सेसफुल इज सक्सेसफुल, यानी कि अगर ये टास्क सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है, तो आप इफ की कंडीशन के अंदर, ब्रैकेट्स के अंदर, यहाँ पे अब आप लिखोगे कि जो कोड आप लिखना है, आप आपने एक्शन परफॉर्म कराना, आप यहाँ पे करा सकते हो। चलो, मैं वो जो बिल्डर हमने बनाया था वही बिल्डर दोबारा बना देता हूँ। मैं उसे कहता हूँ कि सेट टाइटल कॉन्ग्रेचुलेशन। कॉन्ग्रेचुलेशन के स्पेलिंग भी मुझे भूल गए वैसे, चलो कॉन्ग्रेट्स लिख देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आके आपने सेट मैसेज, मैसेज के अंदर जो भी लिखना है लिख दो। मैं कहता हूँ कि योर अकाउंट इज क्रिएटेड, बस फिलहाल इतना सा लिख देते हैं। ठीक है, अब मैं नीचे कह देता हूँ कि बिल्डर डॉट शो सेव चेंजेस। अब मैंने ये किया, अब आप देखोगे कि ये जो डाटा हमारा है, चलो इसी उम्र वाले डाटा को ले जाते हैं दोबारा से ही, नया डाटा हम नहीं लिखते। अब ये डाटा हमारा जब सेव होगा, सेव होने के बाद अब वो हमको एक मैसेज शो कराएगा। मैंने कहा जी कि सेव, सेव के ऊपर क्लिक हुआ, जब ये सेव हो जाएगा तो ये देखो ये आ गया, योर अकाउंट इज क्रिएटेड। ठीक है, तो अब मुझे पता चल गया कि ये आपका जो इज क्रिएटेड भी, चलो आगे लिख देते हैं सक्सेसफुली। ठीक है, तो आपका कोई भी चीज़ है ये ऐसे बस, ठीक है, सक्सेसफुली, तो आपका ये इस तरीके से। लेकिन देखो अभी भी ये कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं आ रही, पता नहीं क्या चीज़ है। मैं कहता हूँ कि नहीं, ज़रा जब ये सेव हो जाए तो ये फील्ड सारे क्लियर हो जाने चाहिए। ठीक है ना, तो आपकी अब पहली चीज़ कि यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ये देखो ना, मैंने साइड पे क्लिक किया तो वो आपका वो गायब हो गया। मैं कहता हूँ ये गायब नहीं होना चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पे एक और चीज़ लिख दूंगा, बिल्डर। ये वैसे पिछली क्लास में आप लोगों को बताया हुआ है, लेकिन चलो आप फिर कर लेते हैं। सेट कैंसलेबल फॉल्स। फॉल्स का मतलब क्या है कि इसको कैंसिल नहीं करना। मैंने सेव कर दिया। अब देखो अगर ये डाटा सेव होगा तो ये आपका जो अलर्ट बार से शो तो होगा लेकिन गायब नहीं होगा। ठीक है, ये देखो अप्लाई चेंजेस एमुलेटर का ये फ़ायदा, आपका ये काम सारा मोबाइल में होगा। अब ये नहीं करना, पिछली बार एक मैं लगा रहा था, वो स्टूडेंट थे, उसने ऐसे रट्टा लगाया, सर आप तो एमुलेटर में कर रहे हैं तो मेरे मोबाइल में क्या होगा। मोबाइल समझो कि ये आपका मोबाइल ही है। ठीक है, तो सेव किया, सेव करने के बाद देखो मैंने सेव चेंजेस की, तो सक्सेसफुली। अब देखो मैं कहीं पे भी क्लिक करूँ ये डब्बा हमारा गायब नहीं हो रहा। तो इस डब्बे को गायब करने के लिए हमें चाहिए बटन्स। तो मैं यहाँ पे ये सेमीकोलन हटा देता हूँ। मैंने लगाया इधर नीचे, मैंने से कहा कि डॉट सेट पॉजिटिव बटन। ठीक है, ये भी चीज़ आप लोगों को मैंने बताई है। मैं ऐसे कहता हूँ ओके, इस बटन का नाम आपने क्या देना है ये आपका, बाद दफ़ा वो आपको कहते हैं कि इस बटन का नाम मुझे चेंज करा के दिखाओ, तो ये होता है। मैंने ओके लिख दिया, आगे आपने लिखना है न्यू, या बाकी का कोड इसने खुद दे दिया, ये आपको बन गया बटन। तो ये जब
एंड पे आ गए ना, यहाँ पे आपने सेमीकोलन लगाना होता है, ठीक है ये। अब इस बटन के साथ आपने जो मर्जी है कार्रवाई करनी है आप कर सकते हो, ठीक है। मैं ऐसे फिलहाल मैं कुछ नहीं लिख रहा, मैं ऐसे कह रहा हूँ कि जी ओके, बस ठीक है, एक बटन बन गया। अब आप देखो, अगर गौर करो, ये एक प्रोजेक्ट जो मैंने ओपन किया हुआ, अगर इस पे देखो, एज इट वही चीज़ है, ये देख लो, एज इट वही चीज़ है। डेवलपर कॉन्ग्रेचुलेशन जो भी मैसेज है फॉल्स है, सेट पॉजिटिव, वही एक ही बटन मैंने लगाया। चलो इत्तेफाक हो गया, मुझे पता नहीं था कि इधर बटन का नाम क्या है, तो मैंने ओके लिखा। तो इसके अंदर फिर मैंने उसे कहा कि आप चलो वापस इस एक्टिविटी पे चले जाओ, ठीक है। तो यही चीज़ आप जिस एक्टिविटी के अंदर मर्जी है चले जाओ, चाहे यहाँ पे चले जाओ, अब क्रिएट अकाउंट में चले जाओ, इसमें तो चलो कोड ही कोई नहीं है। रजिस्टर केयर गिवर में चले जाओ, यहाँ पे भी ये देखो, जब डाटा सेव हुआ, डाटा सेव होने के बाद आपका एज इट यही काम हो रहा है। तो ये इतना लंबा कोड देख के परेशान नहीं होना, सिर्फ इसको समझना कि इसके साथ हो क्या रहा है, इस कोड का मकसद क्या है, ये है। मैंने वैसे लिखा हुआ है हर जगह पे, ठीक है, क्रिएटिंग पॉपअप डायलॉग, सेविंग डाटा, फला फला फला, पता नहीं क्या क्या। तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ये जो बिल्डर शोर है वो ये है, उसका कोड ये है, अगर मैंने इस बटन का नाम चेंज करना है, मैं यहाँ से करूँगी या करूँगा, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से चलता है। अब देखो, आपकी मैंने अप्लाई चेंजेस की, मैंने इसी को डाटा को सेव किया, मैंने सेव करने के बाद ये देखो ओके का बटन आ गया। अब मैं साइड पे क्लिक करता हूँ नहीं होता, लेकिन ओके पे क्लिक करता हूँ डब्बा गायब। लेकिन अब मैं कहता हूँ कि इस ओके के बटन के ऊपर अगर मैं क्लिक करूँ तो कोई एक्शन परफॉर्म होना चाहिए। क्या एक्शन? मैं कहता हूँ ये सारे फील्ड्स एम्प्टी हो जाने चाहिए। तो फील्ड्स एम्प्टी का भी मैंने पिछली क्लास में बताया, फिर मैं अभी दोबारा जल्दी से कर देता हूँ। किसी भी फील्ड को एम्प्टी करना है तो आप उस फील्ड का नाम लिखते हो, और सिंपल आप लिखते हो सेट टेक्स्ट, सॉरी ये लिखते हो ईटी नेम डॉट सेट टेक्स्ट, और इसको आपने सिंपल डबल कोटेशन मार्क लगा के छोड़ देना है। तो आपने इसी तरीके से ये सारे कॉपी पेस्ट करके जितने फील्ड्स को एम्प्टी करना है सबका नाम लिख दो। मैं लिखता हूँ ईटीसीटी, तरतीब की कोई बात नहीं, आगे पीछे बेशक हो जाए, कोई इशू नहीं आपका, ठीक है ना। तो ईटी आपका आ गया ईमेल, ईटी आ गया पासवर्ड, और एक मेरा ख्याल है ईटी है एड्रेस। तो ये आपके सारे के सारे इनपुट फील्ड। अब देखो, जब मैं ये एम्प्टी करूंगा, डाटा सेव करूंगा, और ये देखो आपका सारे का सारा डाटा इधर आ रहा है, ये देखो, आप पता नहीं कितनी बार ये उम्र का डाटा मैं सेव करा चुका हूँ, सारे का सारा इधर आ रहा है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे, अब देखो आपकी अप्लाई चेंजेस, ये जब ये 100% हो जाएगा ना अप्लाई चेंजेस, उसके बाद वो उधर ऑपरेशन होता है, याद रखना। ये मैंने अप्लाई चेंजेस की, हो गया, सेव डाटा किया, ओके किया, ओके के बटन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, सारे फील्ड क्लियर हो गए, ठीक है। अब एक चीज़ आपकी कि आखिरी चीज़ रह गई है, तो अब वो क्या है, मैं चाहता हूँ, ये देखो ना, जब आपका ये डाटा तो सेव करने में कुछ टाइम तो लगाता है ना, 2 4 5 सेकंड लगाता है, बाज़ दफ़ा नहीं भी लगाता, मुझे पता ही कौन नहीं चलता, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि पता नहीं ये क्लिक हुआ भी है या नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ कि जब वो क्लिक हो तो मुझे कोई सामने ऐसे प्रोग्रेस बार शो होनी चाहिए, मुझे पता होना चाहिए कि मेरा इस पर प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो उसे प्रोग्रेस डायलॉग बॉक्स बोला जाता है। तो मैं यहाँ पे ऊपर जैसे हमने बिल्डर का किया था, एज इट यहाँ पे हम करेंगे, ठीक है। अब ये भी चीज़ मैं आपको दिखा दूं कि आपका इधर देखो एज इट यहाँ पे ये चीज़ है, ये डिक्लेयर हुई पड़ी है। मैं आपको इसलिए स्टेप बाय स्टेप करके दे रहा हूँ, मैंने कहा कि मैं ये सारा काम 1 मिनट में कर सकता हूँ, लेकिन कॉपी पेस्ट करने का फ़ायदा नहीं है, ताकि आप लोगों को वर्किंग पता हो, आप लोगों को इसकी एक एक चीज़ पता होनी चाहिए। अब देखो प्रोग्रेस डायलॉग यही आपकी होती है कि ये क्यों है, ये जहाँ जहाँ पे भी आएगी इसका मकसद वो होगा जो अब मैं करने लगा हूँ। प्रोग्रेस डायलॉग, इसके वेरिएबल का नाम जो दिल है दे दो, मैं आपको नहीं रोकूंगा, ना ये रोकेगा, लेकिन मैं एज इट यही लिख लेता हूँ। इसको हमने नीचे यहाँ पे डिक्लेयर करना है, इस जगह पे, किसी भी जगह पे, ये तरतीब आपकी चेंज हो सकती है, आपकी मर्जी। आपने लिखा प्रोग्रेस डायलॉग इक्वल न्यू प्रोग्रेस डायलॉग, ठीक है, डॉट दिस लिख दो, या जिस एक्टिविटी के अंदर हो उस एक्टिविटी का नाम डॉट दिस। एक्टिविटी का नाम कैसे पता चलता है? यहाँ से अबाउट मी, क्रिएट, अब देखो हमने मेन एक्टिविटी ओपन की हुई है, तो मेन एक्टिविटी का नाम ये आपका आ गया। अब आपने यहाँ पे देखो, जैसे बिल्डर की बात की है ना, एज इट यहाँ पे मैं उसे कहता हूँ कि जब इस बटन के ऊपर क्लिक हो ना, एल्स की बात करूँ कि एल्स के ऊपर जब ये सारे फील्ड चेक हो जाएं, तो सबसे पहले तुमने जो काम करना है वो तुमने करना है, ये प्रोग्रेस डायलॉग शो करानी है। तो मैं उसे कहता हूँ प्रोग्रेस डायलॉग डॉट शो, प्रोग्रेस डायलॉग डॉट शो। अब देखो आपकी जो ही मैंने ऐसे अप्लाई चेंजेस किया, ये आपका अप्लाई चेंजेस,
मैं ये टेक्स्ट रीसेट वाला मैं हटा देता हूँ, क्योंकि मुझे बार बार डाटा लिखना पड़ेगा, टाइम लगेगा, इसलिए मुझे टेक्स्ट रीसेट नहीं करनी। लेकिन आप एक्शन परफॉर्म करा सकते हो, ठीक है, मैंने इसको कमेंट कर दिया। तो अब आप देखो हमारे पास जब ये अप्लाई हो कि चेंजेस आएंगी, ये आ गया, तो मैं इसमें डमी डाटा लिख देता हूँ। कोई भी डमी डाटा आप जो भी आपके जहन में आता है, ठीक है, वो आप लिख दो। मसलन अब इसमें हमने लिख दिया, ये डाटा आ गया हमारा, ठीक है, इसमें ये लिख दिया, ये लिख दिया, ठीक है, इसके अंदर ये कॉन्टैक्ट नंबर हमारे आ गया, ईमेल एड्रेस मुझे सही लिखना पड़ेगा, बस ये डमी सा ईमेल एड्रेस आ गया, और ये मेरा पासवर्ड आ गया। अब देखो मैंने जो ही इसको सेव चेंजेस पे, सेव पे क्लिक किया, आपको देखो वो प्रोग्रेस डायलॉग नजर आई ना। और अब हमें पता चल रहा था कि ये डाटा सेव हो रहा है या कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है। तो जब वो काम हो गया सेव, ओके, मैंने ओके पे क्लिक किया, अब देखो एक्शन तो परफॉर्म हो गया, लेकिन मेरी प्रोग्रेस डायलॉग अभी भी घूमे जा रही है। अब ये आपकी चीज़, मैं उसे कहता हूँ कि भाई ये जब एक्शन परफॉर्म हो जाए, इस प्रोग्रेस डायलॉग को गायब भी कर दो मेहरबानी करके। तो वो हम कहाँ पे करेंगे, ये आपका आ गया एक्शन शो प्रोग्रेस डायलॉग, ठीक है, यहाँ पे मैं, यहाँ पे हमने चेक कराया था ना कि इफ इज टास्क सक्सेसफुली, ये ठीक है, बिल्डर शो करा दो। तो मैं उसे कहता हूँ कि यहाँ पे ना, इसकी जगह पे प्रोग्रेस डायलॉग डॉट हाइड, इसको हाइड कर दो। ये अब आपका हो गया अप्लाई चेंजेस। अभी देखो अभी तक ये घूमने जा रही है, ये घूमती ही रहेगी, तो जब तक आप इसको खुद कैंसिल नहीं करोगे। लेकिन अब ये अप्लाई चेंजेस के बाद ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। तो अब देखो ये हमारे पास आ गया, मुझे फिर वो डाटा अप्लाई चेंजेस, ये सिटी, ये एड्रेस, ये फ़ोन नंबर, ये ईमेल, ये पासवर्ड। तो ये डमी डाटा हमारा आया, इसके बाद मैंने सेव किया, प्रोग्रेस डायलॉग घूमे जा रही है। अब हमारा जब ये डाटा, जितनी देर हमारा एक्शन परफॉर्म नहीं होगा, प्रोग्रेस डायलॉग चलती रहेगी, ओके। तो देखो हमारी प्रोग्रेस डायलॉग भी गायब हो गई। लेकिन अगर आप कहते हो कि इस प्रोग्रेस डायलॉग के साथ कोई ज़रा मैसेज भी शो होना चाहिए, तो वो आप ऐसे लिखते हो, एज एक जैसे बिल्डर है, सेट टाइटल प्लीज़ वेट, मैंने लिख दिया, ठीक है, प्लीज़ वेट, बस। तो ये अब आपका आ गया। नीचे आप अगर इसका मैसेज भी लिखना है तो आप मैसेज भी लिख सकते हो, एज एक प्रोग्रेस डायलॉग उसके टाइटल की तरह, सेट टाइटल, मैं इसमें अब आप लिखोगे सेट मैसेज, और यहाँ पे आप लिख दोगे सेविंग योर डाटा, या कुछ भी मैसेज हो सकता है आपका, कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं जो मैंने लिखा है यही हो। तो ये आ गया अप्लाई चेंजेस। अच्छा सॉरी, सेट कैंसलेबल नहीं, सिर्फ कैन सेट मैसेज लिखना है हमने, ये ऊपर वाला, ये आ गया। तो अब आप देखो मैंने अप्लाई चेंजेस की, तो ये आपका इसमें जो चीज़ है अप्लाई चेंजेस के बाद, प्लीज़ वेट सेविंग योर डाटा, ओके। अब इस ओके से आप देखो, मैं कह रहा हूँ मैंने वो कोड हटा दिया ना, तो ये एक्शन कोई भी परफॉर्म नहीं हो रहा। आप यहाँ पे जो मर्जी एक्शन परफॉर्म करा सकते हो, आपका दिल है तो आप यहाँ पे कुछ भी। अच्छा, आप इसमें एक चीज़ आपकी है कि फायरबेस आपका वैसे ऑटोमेटिकली चलता है हर चीज़ को। वो मैं अगर ईमेल की वैलिडेशन ना भी लगाता, ना भी लगाऊँ ना, तो वो आपकी ईमेल को खुद वैलिडेट करेगा। ये फायरबेस की बात कर रहा हूँ। पासवर्ड अगर मैं 6 की कंडीशन ना लगाता, वो फिर भी उसको वैलिडेट करेगा। एम्प्टी फील्ड की बात नहीं कर रहा, वैलिडेशन की बात कर रहा हूँ। तो वो कोड आपका इधर नीचे लिखा होता है। मैंने उसे ये लिखा, मैंने उसे ये कहा कि इफ़ इज टास्क सक्सेसफुल तो ये काम करो, नहीं तो एल्स, ये यही बिल्डर में कॉपी कर लेता हूँ, बजाय इसके कि मैं सारा दोबारा लिखने के। यही मैंने बिल्डर कॉपी किया, ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब उसकी वैलिडेशन देखो कैसे होती है। मैं उसे कहता हूँ फेल्ड, यहाँ पे आप उसका मैसेज शो कराते हो। जस्ट एक चीज़ लिखनी होती है आपने, टास्क डॉट गेट एक्सेप्शन डॉट गेट मैसेज, ठीक है। तो अब आप देखो, मैं यहाँ से ज़रा ईमेल की वैलिडेशन की शर्त हटा देता हूँ, क्योंकि वो मैनुअल लगी हुई है ना। ये ईमेल की वैलिडेशन की शर्त मैंने कमेंट कर दी, और ये लेंथ वाली भी मैं हटा देता हूँ, ये भी कमेंट कर दी। मतलब ये ख़त्म हो गई, डिलीट मैसेज नहीं कर रहा, बाद में यूज़ करनी पड़ी तो इसी को उठा लूँगा। अप्लाई चेंजेस, अब देखो मैं ईमेल ज़रा गलत लिखूँगा, तो वो खुद इसको वैलिडेट करके ऑटोमेटिकली नीचे एरर शो करा देगा, डाटा सेव नहीं करेगा। ये आप देखो इसमें डाटाबेस जो आपका आ रहा है, ये आपका पहले वाला डाटा है, अभी वाला नहीं है।
ये अब देखना, अप्लाई चेंजेस आपकी हो गई। मैंने इसमें ये डाटा लिखा, ईमेल में गलत फॉर्मेट पे लिख देता हूँ, ये बस है जी, ईमेल है। ठीक है, अब ईमेल लिखी, मैंने किया सेव। सेव करने के बाद वो प्रोसेस कर रहा है। ठीक है, अब अच्छा वैलिडेशन अभी भी नहीं हुई है, 1 मिनट, इसमें क्या एरर है? एरर तो कोई भी नहीं है। इफ इज टास्क सक्सेसफुल, दैट्स इट। अब इसमें पता नहीं इसका एरर, लेकिन आपकी एक्सेप्शन का ये चल जाएगा, पता नहीं इसमें क्यों, इसने क्यों किया, शायद चेंजेस अप्लाई नहीं हुई है, जो भी बात है। तो आपका वैसे एक्सेप्शन इस तरीके से चलता है, यही चीज़ आपकी अगर आप देखो तो मैंने यहाँ पे आप लोगों के कोड में लगाई हुई है। ठीक है, दैट्स इट, एज इट ये लगी हुई है। ठीक है, आपकी एक्सेप्शन वो मेरा ख्याल है चेंजेस अप्लाई शायद नहीं हुई है, जिस वजह से उसने दिया है, तो उसने शायद दे दिया। तो आपका पासवर्ड की अगर मैं ये 6 से कम लिखता हूँ या जो भी आपका एरर है, तो अगर आप अपनी वाली चेक करोगे वो उसमें एग्जैक्ट आपको देगा कि ठीक है, इसमें वो अब नहीं दे रहा, उसकी वजह क्या है मुझे समझ नहीं आ रही, कोड आपका वैसे ठीक है। तो आपका वो यहाँ पे शो कर देगा कि भाई आपकी ईमेल जो है प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है, इसको सही कर दो। आपका पासवर्ड 6 से कम है, इसको सही कर दो। ये आपकी कंडीशन उसमें चलती है। ठीक है, ये सिर्फ ये कोड लिखने से। तो बाकी आप इसमें जितने मर्जी ये बटन लगाना चाहो, मैंने एक लगाया, आप एक से ज़्यादा अगर बटन लगाना चाहो तो ये सेमीकोलन हटा के सेट नेगेटिव लिख दो। ठीक है, मिसाल तौर पर मैं नेगेटिव मैं यहाँ पे लिखता हूँ, चलो जी लॉगिन। एक बटन मैंने ओके का बनाया, एक मैंने लॉगिन का बना दिया। ये जस्ट आखिरी चीज़ आपकी रह गई है, तो सारी चीज़ें आपकी कवर हो गई हैं। तो ये किया, करने के बाद मैंने डाला कॉमा। कॉमा के बाद आपकी क्या चीज़ है इसमें, वही पुराना जो ऊपर आपने बटन डिक्लेयर किया, ये आ गया, ये सारी चीज़। इसमें आपने जब आपने मजीद बटन नहीं बनाना था, सेमीकोलन लगा दो। इसमें मैं उसे लिख देता हूँ कि चलो भाई लॉगिन पे जब मैं क्लिक करूँ तो तुम उस लॉगिन वाली एक्टिविटी में चले जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिखना है कि आप किस एक्टिविटी के अंदर हो, एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाने का कोड पहले भी बड़ी डिटेल से बता चुका हूँ। तो अब भी ये चलो लॉगिन डॉट क्लास, यानी कि जिस एक्टिविटी में हो उसका नाम डॉट दिस, कॉमा जिस एक्टिविटी में जाना है उस क्लास का नाम। ठीक है, लॉगिन, अब ये लॉगिन कहाँ पे है, ये क्लासेस आपकी हैं लेफ्ट लेफ्ट साइड पे, जिस क्लास में जाना है उस क्लास का नाम लिख दो। मैंने लॉगिन में जाना है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लॉगिन। तो अब आप देखो सेव चेंजेस, ये यहाँ पे मैं चलो इस नाम चेंज कर देता हूँ, मैं इसे कहता हूँ इस बटन का नाम ऐड न्यू। तो ये जो मैंने कमेंट किया था इसको मैं हटा देता हूँ। अब आप देखो कि आपके पास अब 2 बटन आएंगे जब ये डाटा सेव हो जाएगा। तो ये हो गया अप्लाई चेंजेस, मैंने सेव किया डाटा। तो ये अब आपका डाटा प्रोसेसिंग, ठीक है, ये आपकी प्राइवेट डायलॉग इसको बोला जाता है। ये देखो 2 बटन आ गए। मैं अगर ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ तो ये क्या करेगा, ये डाटा को क्लियर कर देगा, ये देखो। और अगर मैं डमी डाटा ऐड करके मैं इसमें वो कर देता हूँ लॉगिन पे क्लिक, तो वो आपका लॉगिन वाली एक्टिविटी पे चला जाएगा। बस शर्त मैंने हटाई हुई है, मुझे प्रॉपर ईमेल लिखने की जरूरत नहीं है, पासवर्ड भी प्रॉपर लिखने की जरूरत नहीं है। और ये 6 और दूसरी की बात इसलिए है, हाँ सॉरी, वो एक्सेप्शन क्यों नहीं दे रहा मुझे अब याद आ गई। डेटाबेस के अंदर कोड आपका ठीक था, डेटाबेस के अंदर आप जो मर्जी के सेव करा सकते हो। एक्सेप्शन वो जब आप, ये जो मैंने ऑथेंटिकेशन का आपको करवाया था ऊपर ये वाला, इसमें मैं डाटा नहीं लेके जा रहा, ये देखो ये एम्प्टी है आपका, मैं सिर्फ डाटा डेटाबेस में लेके जा रहा हूँ। अगर डेटाबेस से रिलेटेड कोई एरर होगा तो एक्सेप्शन शो कराएगा, लेकिन ईमेल की वैलिडेशन और पासवर्ड की वैलिडेशन वो उस वक्त करता है जब आप ये डाटा ऑथेंटिकेशन के अंदर भी सेव करा रहे होते हो। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपकी सिर्फ एक क्लास और लगेगी, उसमें ज़्यादा लंबा काम नहीं है, छोटा सा काम है उसमें, ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ तक मैं कोशिश करूँगा कि आधे 1 घंटे की क्लास हो। तो वो उस वक्त वो आपकी ईमेल की वैलिडेशन और ये चेक करता है। फिलहाल डायरेक्ट फायर बेस में जो मर्जी ये कर दो। फायर बेस मतलब फायर बेस के अंदर जो रियल टाइम डाटाबेस। अच्छा आप देखो, मैंने ऐड न्यू पे क्लिक किया था तो उसने रीसेट कर दिया था, मैंने लॉगिन पे क्लिक किया तो ये आपका लॉगिन की एक्टिविटी पे आप जाना चाहिए, क्यों नहीं गया, चला गया। ठीक है, ये अब मैंने उसका नाम गलत लिखा तो इस वजह से एप्लीकेशन हमारी क्रैश हो गई। तो आपका जो भी एक्शन परफॉर्म, मतलब जितने आप बटन बनाओगे आप उस हिसाब से वो यहाँ पे आप 3 बटन बना सकते हो मैक्सिमम इस अलर्ट के अंदर। तो आपको उनके मुताबिक आप जो जो एक्शन लिखोगे वो एक्शन परफॉर्म करता जाएगा। ये आपका था पूरा एक मेथड कि आप डेटाबेस के अंदर डाटा कैसे सेव करते हो। अब अगर आपने ये क्लास प्रॉपर ली है,
ठीक है, दरमियान में आपको नींद नहीं आई या आपको कोई काम नहीं याद आया कोई और, तो डेफिनेटली आप टेस्ट पेज ओपन करोगे, आप एक एक फाइल देखोगे, आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। 90% आपका टेस्ट पेज अब क्लियर होना चाहिए। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि आपकी नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह हम करेंगे। नेक्स्ट क्लास में अगर आप लोग कहते हो तो कल मैं लगा लेता हूँ, ताकि ये काम ही ख़त्म हो जाए आपका।